नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सभी का स्वागत करता हूं प्रीमियर आधार आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बेसिकली आपको पता होगा कि 2024 के लिए मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है और आज हम उसी पेपर को देखने वाले हैं कि आपका एग्जैक्टली आंसर कैसा होना चाहिए, क्या आप लिखोगे जिससे कि एग्जामिनर आपको मैक्सिमम मार्क्स देने के लिए उत्साहित हो जाए। चलिए बेसिकली आपका फिर से स्वागत है पेपर 3 पार्ट 1 के डिस्कशन सीरीज में। जी हाँ, आज हम पहले क्वेश्चन लेंगे और आपको जैसा पता होगा कि पेपर 3 जो है उसमें 3 पार्ट आपको देखने को मिलता है और उसमें से हम पार्ट 1 को लेके चलने वाले हैं जो कि बेसिकली इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। भारतीय इतिहास के बारे में अपन चेक करने वाले हैं। आपको पता होगा कि इंडियन हिस्ट्री को हम 4 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं और ये बेसिकली 4 हिस्सा है आपका प्राचीन भारत, है ना, दूसरा है आपका मध्यकालीन भारत मेडिवल इंडिया और तीसरा है आपका आधुनिक भारत, ठीक है, और चौथा है आपका कला और संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर। बेसिकली पहला जो क्वेश्चन है वो यहीं से पूछता है आपका पहला ही टॉपिक से, जिसको हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? पहला क्वेश्चन है कि भारत की प्रागैतिहासिक जातियों के बारे में डॉक्टर जे.एच. हट्टन के विचार क्या है, क्या वो जानते हैं, क्या उन्होंने कमेंट किया है हमारे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, इसका रिगार्डिंग हमारे पास क्वेश्चन है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम देखेंगे कि इनका क्या कहना है। ये बेसिकली एक ब्रिटिश मानव विज्ञानी थे, है ना, और साथ ही साथ जनजातीय समाज के गहन अध्येता थे, यानी अध्ययन करते थे। बेसिकली 1 मार्क्स का आपका हाफ मार्क्स तो यही मिल जाएगा। पहले बता दो कि कौन थे, है ना, उनके बाद क्या क्या स्टडी किए, तो नेग्रिटो तत्व की उपस्थिति बताएं। आपको पता होगा, अगर क्लास किए होंगे आप, और ऑब्वियस सी बात है पढ़े ही होंगे, है ना, आपको पता होगा कि बेसिकली मानव की जो उत्पत्ति है वो अफ्रीका से हुई है ना, अफ्रीका से हुई है और भारत में पहुंचते तक इसको 1.3 मिलियन ईयर एगो, है ना, 1.3 मिलियन साल लग गया। और पहली जो प्रजाति थी वो नेग्रेटो ही थी, ठीक है, नेग्रेटो प्रजाति थी जो कि आपको भारत में पहली बार मिला था। ये बताने का काम भी जे.एच. हट्टन साहब ने किया था, ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड मूल, है ना, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड मूल का मतलब है कि ये बेसिकली जीवाणु या आप बोल सकते हो कि इनकी क्या प्रजाति है, इसके बारे में इन्होंने ही बताया था। हट्टन का यह भी मानना था कि प्रागैतिहासिक जातियों का भारत पर लंबे समय तक प्रभुत्व रहा और बेसिकली आर्यन जब आए, कब आए, आपको पता है 1500 BC में, तो आर्यन के आने से पहले तक ये भारत में एक बहुत बड़े मेजर रोल के रूप में अदा कर रहे थे। बेसिकली ये 3 चीजें। चौथा, इनका संस्कृति और भाषा पर क्या प्रभाव पड़ा। बेसिकली ये अपनी विशिष्ट संस्कृति, धर्म और भाषाओं के हिसाब से अलग जनजाति बना के रखे थे, जैसे आज भी हमको मिलता है द्रविड़ भारत में और मुंडा भाषा में देखा जाता है। आपको पता ही है कि आर्यन जब आए तो ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पा कालीन लोग थे वो दक्षिण भारत में चले गए और इन्हीं को आज हम द्रविड़ियन के नाम से जानते हैं। आज भी ये कहीं ना कहीं हमारे भारत की संस्कृति में इनका अहम रोल है। बेसिकली क्वेश्चन पूछा है 2 मार्क्स का, अगर आप ये 4 पॉइंट भी जोड़ देते हो तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मार्क्स यहाँ पे गेन हो जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर व्हाट इज कहपना, कहपना का क्या मतलब है, ठीक है। बेसिकली कहपना जो है एक प्रकार की आप बोल सकते हो मुद्रा के रूप में हम देखते हैं, है ना, और मुद्रा के रूप में हम देखते हैं, इसका उपयोग बेसिकली हम करते हैं। और आपको बता दूं कि ये मौर्य काल से पहले उपयोग होता था, यानी मौर्य काल से पहले बोले तो महाजनपद काल में, महाजनपद काल का समय पीरियड क्या है सर, 600 से 300 BC तक। बेसिकली इनका उपयोग जो होता था, कहपना या कर्सपना भी इसको बोला जाता है, ये बेसिकली महाजनपद में होता था। आपको सर मैं बता दूं कि वैदिक काल में कहपना, नक्ष, इनके हमारे पास लिटरली सोर्सेस हैं,
यानी कि सिद्धांत आप बोल सकते हो साहित्यिक स्रोत है, बट उसका कोई भी आर्कियोलॉजिकल यानी कि पुरातात्विक स्रोत हमको नहीं मिला है। और जब तक पुरातात्विक स्रोत नहीं मिलता है तब तक हम इसको नहीं मानते। तो वैदिक काल में हमें इनके बारे में लिखा हुआ तो मिला है वेदों में, बट हम इसको मानते हैं कि ये महाजनपद काल का ही मुद्रा राशि के रूप में देखा जाता है, जिसमें बेसिकली चांदी, तांबा और मिश्रित धातु की बनी होती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सो ये आप इंट्रोडक्शन दे दिए, है ना, हाफ मार्क्स के लिए, ठीक है। इसके बाद ये भी मैंने आपको बता दिया कि महाजनपद काल में शुरू हुआ था। कैसा था? तो चौकोर और आयताकार होता था। बेसिकली इसको कैसे बनाया जाता था समझिएगा। तो ये चांदी का आपका एक प्लेट होता था जिसको हम गर्म करते थे, और गर्म करने पे यहाँ पे एक सील हम लगा देते थे या पंच करते थे, इसीलिए इसको पंच मार्क, चूंकि सिल्वर का है तो सिल्वर कॉइन के नाम से जाना जाता है। इसी को आप हिंदी में आहत बोलोगे, आहत सिक्का के रूप में जानते हैं। बात समझ में आ रही है? सो बेसिकली इसको पंचमार्क सिक्का या आहत सिक्का भी कहा जाता है, ये भी आप बता सकते हो। क्या इस्तेमाल करता था, उपयोग क्यों? सो भाई व्यापार करने में, कर वसूलने में, वेतन भुगतान करने में जो आज हम उपयोग करते हैं मुद्रा का, वही सेम उपयोग यहाँ पे भी किया जाता था। बौद्ध ग्रंथों में भी कहा है कि कहपना में 16 मासक होते थे। जैसे आज देखोगे तो 1 रुपए में 100 पैसा होता है, सेम उसी तरीके से एक कहपना में 16 मासक देखने को मिला है। सो बेसिकली आप एक लाइन यहाँ बता दिए, एक लाइन यहाँ बता दिए, ये बेसिकली 3 लाइन। सो 4 मार्क्स में 2 मार्क्स में आप ये 4 लाइन लिख सकते हो। मैंने 1 लाइन आपको एक्स्ट्रा बताया है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कहपना के बारे में। ओके, हम इसको क्लास में पढ़ाते हैं सर। आपको पता होगा मेरी जो कोर्सेज चलती है वो अमैक प्लस MIH की चलती है ना। मैं 2 हिस्सों में पढ़ाता हूँ पूरे भारतीय इतिहास को। अमैक का मतलब है एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, है ना, प्राचीन भारत, मध्यकालीन और कला और संस्कृति। सो इसमें हम पढ़ते हैं कहपना को। ओके, नाउ अब दूसरा क्वेश्चन है कलिंग युद्ध के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख कीजिए। कलिंग युद्ध के बारे में आपको बताना है। सो आपको पता होगा कि अशोका जो है 269 से 232 BC तक ये बेसिकली कलिंग युद्ध लड़ा था, और इसने अपने पूरी जीवन काल में एक ही युद्ध लड़ा जिसको हम कलिंग युद्ध के नाम से जानते हैं। कलिंग युद्ध इसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है सर। और इसने एक ही युद्ध ही लड़ा है क्योंकि इसके पास लड़ने के लिए था ही नहीं। इसके पापा बिंदुसार और इसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने लगभग पूरा हिस्सा जो है भारतीय उपमहाद्वीप का वो कब्जा कर चुका था। बिंदुसार साउथ इंडिया कर लिया, है ना, तो इसके पास बचा ही नहीं था, एक ही चीज़ बचा, कलिंग युद्ध, है ना, कलिंग, और फाइनली इसने युद्ध किया। लेकिन आपको बता दें कि महत्व ये है कि अशोक इस समय पे अपना धर्म बदल दिया। पहले वो आजीवक धर्म को मानता था, बाद में बौद्ध धर्म धारण कर लिया, और बौद्ध धर्म धारण करने के बाद बेसिकली ये क्या कर दिया, धम्म का प्रसारण शुरू कर दिया। इवन इसने धम्म को भारत के बाहर भी ले गया। आपको बता दूं धर्म जो है वो लैटिन भाषा है, यानी कि इसको हम धर्म ही बोलते हैं, लेकिन चूंकि लैटिन में ये र का जो साइन है वो नहीं होता है, तो इसी को हमने म आधा लिख दिया, तो ये धम्म कहलाना शुरू कर दिया। ये तो रहा बेसिक बातें। अब आप आंसर में क्या लिख सकते हो, इसको सिंपल सी बात, ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख करना है ना। तो जो 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक और कलिंग राजा के बीच लड़ा गया था, ये भी आपको मैं बता दिया। 8वां रीजनल ईयर यानी कि 269 में इसकी राज्याभिषेक हुआ था, और फाइनली 8 सालों के बाद 261 में ये युद्ध हुआ। क्यों ऐतिहासिक माना जाता है, तो इसके पीछे का निम्न बिंदु है, उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। क्या क्या बिंदु है, तो कलिंग अत्यंत भीषण और रक्त, मतलब आप बोल सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा भीषण युद्ध माना जाता है इसको। क्यों? क्योंकि 1 लाख लोग मारे गए थे, लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे, और लाखों लोग घायल या वहाँ से मतलब आप बोल सकते हो घायल हुए थे। इज इट क्लियर? ये कारण था कि इसको क्यों अत्यंत भीषण माना जाता है। ओके, इसके बाद अशोक को बहुत ही व्यतीत हो रहा था इसके बाद, और फाइनली उसने क्या कर दिया, युद्ध को त्याग कर बौद्ध धर्म की ओर मुड़ गया, और बौद्ध धर्म के मुड़ने के बाद वो धम्म का प्रसारण करना शुरू कर दिया।
ठीक है, वो भारत के बाहर भी जैसे श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान, म्यांमार और मध्य एशिया तक इस धर्म को फैलाने का काम किया था। सो ये सारी चीज़ें मैं पहले ही बता दिया, आप यहाँ पे सिंपल सी आप इसको लिख सकते थे। ओके, आई होप इतना पॉइंट आप क्लियरली समझ चुके होंगे। बहुत ही बेसिक है। इवन हम प्रीमियर आधार IAS में आपको पता होगा कि फ्री टेस्ट सीरीज भी चला रहे थे और ये क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली टेस्ट सीरीज से निकला हुआ है। ओके, ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज को देख के निकाला, यानी कि टीचर को पता रहता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधार शैली के बारे में। गांधार कला शैली की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करिए। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि बेसिकली महाजनपद टाइम पीरियड पे आपको पता होगा कि हमारे पास 16 महाजनपद थे, और ये मान के चलो बर्फी नहीं है सर, है ना, ये है आपका भारत और ये पाकिस्तान। यहाँ पे आप देखोगे तो तक्षशिला था, ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो पाटलिपुत्र था। ओके, सो बेसिकली पाटलिपुत्र में, या फिर आप बोल सकते हो मगध जो है, इन सारे बाकी जितने भी इनके महाजनपद थे उनको सबको एक ही में मिला लिया था। लेकिन अगर आप बात करो तक्षशिला की, तो ये बेसिकली आपस में ही लड़ने लगे थे। ठीक है, और इसका फायदा उठा के ईरान से आक्रमण हो गया, है ना। पारस, इसको फारस भी बोला जाता है, इसको पर्सिया भी बोला जाता है। इनका आक्रमण हुआ और बेसिकली हम लगभग, ये आक्रमण आपका 3rd सेंचुरी से 4th सेंचुरी तक चला, और 4th सेंचुरी में बेसिकली ये तब से भारत के कांटेक्ट में थे, और यहीं पे तक्षशिला गांधार में है। और बेसिकली जब पर्सियन हमसे मिले, और उसके बाद आपको पता होगा 326 BC में अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर का युद्ध हुआ। सो सिकंदर कहाँ से था? मेसोपोटामिया, है ना, मिस्र से था, और बेसिकली ग्रीक बोल सकते हो, और ये आपका पारस से था। इन दोनों का कांटेक्ट हुआ भारत के साथ, और इसी टाइम पीरियड पे बेसिकली गांधार कला, गांधार मूर्ति कला का विकास भारत में देखने को मिलता है। भारत में बेसिकली नॉर्थ इंडिया में अगर देखें तो 3 प्रकार के मूर्ति कला हम पढ़ते हैं मौर्य काल के टाइम पीरियड पे। कौन कौन सा? गांधार, है ना, मथुरा और अमरावती। ये तीनों मूर्ति कला के बारे में अपन यहाँ पे चेक करते हैं। इज इट क्लियर? पोस्ट मौर्य टाइम पीरियड की ये मूर्ति कला है। सो बेसिकली आप देखोगे, किसके बारे में पूछा है? गांधार कला की विशेषताओं के बारे में। लगभग मैंने आपको थोड़ा समझाया। चलिए आप क्या लिख सकते थे ये भी थोड़ा देख लेते हैं। तो क्या क्या लिख सकते थे सर? सबसे पहले बताओ कि एक विशिष्ट कला परंपरा थी जो ग्रीक और रोमन के संगम से विकसित हुआ। ग्रीक भी हमसे मिले। ग्रीक कैसे? ये आपके अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के, और रोमन तो मिले ही मिले। ठीक है, ग्रीक रोमन के कला के संगम से इसका हुआ। कब हुआ था? 1st शताब्दी से लेके 5th शताब्दी के मध्य, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। क्या विशेषता है? तो यूनानी रोमन का प्रभाव पड़ा, है ना। आप देखोगे तो यहाँ के जो बुद्ध का मूर्ति बना हुआ है, उनकी आकृति बहुत विशाल है, उनकी मांसपेशियां जो है वो बहुत चौड़ी है। इसके पीछे का रीज़न है सर, अफगानिस्तान में आज भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी दिखेगा। इनस्टेबिलिटी क्यों? आपको अभी भी पता होगा, तालिबान के कंट्रोल में अभी इनको हम देखते हैं, और जब हम तालिबान के कंट्रोल में देखते हैं, इसका सिंपल सा सीधा सा मतलब है कि इनस्टेबिलिटी है, सुरक्षा बहुत दिक्कत है, पहाड़ों वाला एरिया है। सो आपकी बॉडी जो है वहाँ पे सुदृढ़ हो जाती है, यानी कि ताकतवर हो जाती है। और यही कारण है कि इनकी जो आकृति है, वो मांसपेशियाँ जो है और इनके चेहरे जो है वो बहुत ही अलग गहरा आपका चित्रण देखने को मिलता है। यहाँ मूर्तियाँ में मानव के रूप में चित्रण मिला है पहली बार। बुद्ध को आपको पता होगा पहले मानव के रूप में नहीं दर्शाते थे, पहले हम हाथी के रूप में, पीपल के रूप में, पीपल के पौधे, इनके रूप में हम दर्शाते थे, लेकिन पहली बार बुद्ध को मानव के रूप में दर्शाए। तो ये पॉइंट आप जोड़ सकते हो। दूसरी चीज प्राकृतता और यथार्थवाद, रियलिज्म। रियलिज्म का मतलब होता है रियलिटी, है ना, यथार्थवाद में जीने वाले। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे शुरुआत की किसमें? गांधार कला में। गांधार मूर्तियों का निर्माण प्रायः ग्रे स्लेट पत्थर, आपने मटेरियल भी बता दिया कि ग्रे स्लेट पत्थर, मिट्टी और कभी कभी कांस्य से भी किया जाता था। कांस्य यानी ब्रॉन्ज। जब टीन और कॉपर को आप मिलाते हो, कॉपर यानी तांबा, सो यहाँ पे क्या बनता है? ब्रॉन्ज बनता है, यानी कि कांस्य बनता है।
कहाँ कहाँ पे बना मिला, तो तक्षशिला में मिला हमें, है ना, जलालाबाद पाकिस्तान में, बेग्राम, स्वात घाटी, हड्डा आदि गांधार कला के प्रमुख केंद्र थे। उदाहरण क्या लिख सकते हो, सो उदाहरण भी आप दे दोगे, सो है ना, तो सोने पे सुहाना हो जाएगा। तो उदाहरण में लिख दो बामियान, विशाल बुद्ध मूर्तियां, बट ये खत्म हो चुका है सर। तालिबान जो थे, अभी वाला नहीं, इससे पहले भी तालिबानों का आक्रमण हो चुका था। तो जो तालिबान थे वो बेसिकली इसको क्या कर दिए, खत्म कर दिए हैं। बाद में लेजर लाइट से इसको बनाने की कोशिश तो किए जा रहा था, लेकिन अभी तक ये बन नहीं पाया है ना। सो बेसिकली ये अभी भारत में नहीं है। उसके बाद दूसरा है तक्षशिला में खुदाई से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति और स्तूप। तक्षशिला में बुद्ध की मूर्तियां जो मिलती है वो बेसिकली इसी में देखने को मिलता है। सो ये दो एग्जाम्पल आपने दे दिया, ठीक है, दो एग्जाम्पल आपने दे दिया। इसके अलावा आप ये 1 2 3 4 पॉइंट लिख दिया, आराम से आपको इसमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आप पूरे 5-6 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 पॉइंट। मैंने आपको 6 पॉइंट दिया भले ही है, लेकिन आपको 4 पॉइंट भी लिखते हो सो इजीली आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपने ऐसा ही आंसर लिखा होगा। अगर आप नए बच्चे भी हैं जो कि नेक्स्ट ईयर मेंस देने वाले या अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, सो बेसिकली डरने की जरूरत नहीं है सर। हर क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करते हैं, हर क्वेश्चन पे इतना मैं आपको मटेरियल दे देता हूँ कि आप पूरा इसको डील कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? सो बिल्कुल कठिन क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आया है और 1 नंबर क्वेश्चन आया है। अभी देखना आगे हम और इसको डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए। सो बेसिकली अब हम शुरू करते हैं एक और क्वेश्चन के साथ, है ना, क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझने में दिक्कत नहीं जा रही होगी। सो क्वेश्चन नंबर 5वां है कि बुद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण से आप क्या समझते हैं। महाभिनिष्क्रमण क्या है बुद्धिज्म में? सो ये बेसिकली तब होता है जब इंसान घर को छोड़ देता है, घर को क्या करता है, छोड़ देता है। तो बुद्ध धर्म में आपको पता होगा कि जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध, इन्होंने भी 29 ईयर की उम्र में घर को छोड़ दिया था, ठीक है। और जब आप घर को छोड़ देते हो, त्याग देते हो ज्ञान की प्राप्ति के लिए, नॉलेज की प्राप्ति के लिए, सो इसी चीज को हम बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या आप पॉइंट लिख सकते थे। सो सबसे पहले आपको डेफिनेशन देना है। जब भी आप आंसर लिखो सर, मैं आपको 2 ही चीज बताऊंगा कि पहला चीज याद रखिएगा कि जितना पूछा है और जो पूछा है उतना ही लिखना है। दूसरी चीज, ऐसा नहीं कि मेरे को तो सर बहुत कुछ आता है मैं लिख दूं क्या, नहीं, है ना, मेरे को बहुत कुछ आता है मैं लिख दूं, नहीं करना है सर। आपको जो पूछा है, जितना पूछा है उतना ही लिखना है, ठीक है। ओके, दूसरा चीज है कि इसको 3 पार्ट में बांट के लिखना है। अभी चूंकि 2 मार्क्स का है तो ये नहीं दिखेगा, लेकिन आगे जब हम 10 मार्क्स का और 15 मार्क्स का देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये 3 पार्ट में कैसे बंटता है। सबसे पहले जो चीज पूछा है ना, इसमें के देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकालना सीखो। इंपॉर्टेंट क्या है? बुद्ध धर्म, हाँ बुद्ध धर्म इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? महाभिनिष्क्रमण। सो आपको बुद्ध धर्म का तो डेफिनेशन ही दोगे, है ना, क्योंकि धर्म है, वेग टर्म है ना, लेकिन महाविनिष्क्रमण का आप डेफिनेशन दे सकते हो। सो पहली चीज आपको क्या करना है कि इसका डेफिनेशन देना है, यानी कि आप बताओ कि आप इससे क्या समझते हो। तो भैया ये गौतम बुद्ध सांसारिक जीवन और ऐश्वर्य और परिवार और राजपाट का त्याग करके जब धर्म की खोज में निकलते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण। एक लाइन सर, आधा मार्क्स आपको एग्जामिनर यही देगा कि भैया तुमको पता है व्हाट इज एग्जैक्टली से, है ना, ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है ये आपको पता है, ये आपने बता दिया। चलिए, ऐतिहासिक विवरण पूछा है, क्या समझते हैं? तो ऐतिहासिक विवरण देखते हैं थोड़ा सा कि क्या हुआ। तो मैंने आपको बताया 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने काम किया, ठीक है। कहाँ से? कपिलवस्तु, आज का आपका नेपाल, तो आज के नेपाल से उन्होंने छोड़ा था। क्या क्या? घोड़े के साथ, और उनका एक साथी था जिसका नाम है चन्ना, ठीक है। तो चनक या चन्ना दोनों बोल सकते हो, उसके साथ और घोड़े को। बाद में घोड़े को भी छोड़ दिया था और चनक को भी छोड़ दिया था। ये तो सर ऐसे ही है ना, मुहिम बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्या महत्व है?
तो जब ये घटना जो है बुद्ध के आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत मानी जाती है। यानी कि अगर आप घर बार नहीं छोड़ते, अगर आप महाविनिष्क्रमण नहीं करते तो आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, और अगर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तो आप इतने बड़े धर्म नहीं बना सकते थे। बात समझ में आ रही है इतना? आई होप यहां तक आप साथ में होंगे। ठीक है, अब देखते हैं और क्या क्या चीजें लिख सकते हो इसमें। सो बेसिकली बौद्ध अनुयायियों के लिए यह वैराग्य और साधना की प्रेरणा है। यानी कि आपका धर्म गुरु ही अगर घर बार छोड़ दे रहा है, सो आप अगर इसके अनुयायी हो तो आपको भी क्या करना पड़ेगा सर? घर बार छोड़ना ही पड़ेगा। बिना घर छोड़े काम नहीं होने वाला है, तो ये आपको बताना है। बेसिकली 4 महान घटनाओं में से एक माना जाता है, आपको पता होगा, महाविनिष्क्रमण यानी घर छोड़ना, ज्ञान की प्राप्ति, धर्म चक्र परिवर्तन। जब आपको ज्ञान की प्राप्ति पूरी तरीके से हो जाती है उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। और महापरिनिर्वाण यानी कि ये डेथ। सो बुद्धा की जो डेथ होती है, हुई थी, बुद्धा के डेथ को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। निर्वाण का मतलब होता है, बेसिकली निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु से परे हो जाना, तो परिनिर्वाण, निर्वाण मृत्यु है, मोक्ष प्राप्त कर लेना। हम हिंदू धर्म में भी मोक्ष वर्ड यूज करते हैं। सो बेसिकली जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती, जब तक आपकी मृत्यु के बाद वो क्रियाक्रम नहीं होता, तब तक आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। सो अगर आम इंसान या बुद्ध के अनुयायी अगर मृत्यु की प्राप्ति करते हैं तो उसको बोलते हैं परिनिर्वाण। और चूंकि आप सबसे सुप्रीम हो, है ना, आप सबसे फर्स्ट इंसान हो, या फिर आप बोल सकते हो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हो, इसलिए आपकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला जाएगा। ठीक है, तो ये 4 में से एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है। अगर इतना भी पॉइंट आप लिख लेते हो, इजिली आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। 6वां बोल रहा है सर कि मध्यकालीन भारत का खुदकस्त क्या था। खुदकस्त क्या है इसको समझिएगा। बेसिकली ये बहुत कम लोग इसको पढ़ाते हैं, है ना। आप अगर पहले भी कहीं देखे होंगे तो बहुत मिनिमम ये आपको देखने को मिलेगा। सर मैंने आपको मेडिवल में भी पढ़ाया है और मॉडर्न में भी पढ़ाया है कि ये है क्या एक्चुअली। सो देखोगे, सो बेसिकली ये एक कर व्यवस्था है, या आप बोलोगे तो ये एक मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत आता है। व्हाट इज मनसबदारी? 3 पार्ट में इसको तोड़ के पढ़ते हैं। सर सबसे पहले मनसब। व्हाट इज मनसब? मनसब का मतलब है पद, पोस्ट। आईएएस ऑफिसर, है ना, आईएएस कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर पद है, बैठता कौन है? आईएएस। मनसब क्या है? पोस्ट। बैठेगा कौन? मनसबदार। बात समझ में आ रही है? मनसब इज पोस्ट, मनसबदार इज होल्डर ऑफ दैट पोस्ट, यानी कि जो उसका पद धारक होगा। ये व्यवस्था मनसबदारी, है ना। मनसबदारी व्यवस्था में बेसिकली जो कर वसूला जाता है वो वसूला जाता है किसानों से। ठीक है, अब ये किसान कितने प्रकार के होते हैं? तो सर हमने आपको बताया था कि 2 प्रकार के किसान होते हैं। एक को बोलते हैं खुदकस्त और दूसरे को बोलते हैं पाहिकस्त। खुदकस्त और पाहिकस्त क्या होता है समझिएगा। आप लोग देखते होंगे, अगर गांव से होगे सर, कि आपके घर में मान लो कि आपके घर 4-5 एकड़ जमीन है और अभी बरसात की मौसम है, आप मान के चलिए मक्का की बुनाई हो रही है या धान की रोपाई होगी। सो बेसिकली आपके पापा मम्मी जाके खेत में काम नहीं करेंगे, लेकिन जाके खेत में काम करवाएंगे, है ना। कई गरीब होते हैं जिनके घर में खुद का खेत नहीं है, सो वो दूसरे के खेत में बेसिकली जाके काम करते हैं और वो रोपाई करते हैं, बुआई करते हैं, और बेसिकली शाम को उनको वेतन मिलता है 400 रुपये या 300 रुपये, और वो अपने घर चले जाते हैं। सो जो आप हो, आपकी फैमिली जिसके पास जमीन है, आप क्या करवा रहे हो? खेती करवा रहे हो। आपका खुद का क्या है? खुद का जमीन है, बट आपके जमीन में लेबर आके काम कर रहे हैं, ये भी तो किसान ही कहलाए ना। सो भैया इनके पास खुद का जमीन है क्या? खुद का जमीन नहीं। तो जब खुद का जमीन नहीं होता है इसको बोलते हैं पाहिकस्त।
और जिसका खुद का जमीन है जैसे आपका, तो आप कहलाओगे खुदकस्त, खुद का जमीन, खुदकस्त। इज इट क्लियर? ओके नाउ सो ये बेसिकली वही है खुदकस्त क्या है। सो देखिएगा, मध्यकालीन भारत का खुदकस्त जो है एक महत्वपूर्ण कृषि संबंधी शब्द था, ठीक है, जिसका संबंध भू स्वामित्व और कृषि उत्पादन व्यवस्था से था। यानी कि आप सबसे पहले भूमि का राजस्व दोगे। क्या दोगे? भूमि का राजस्व दोगे। किसको दोगे भैया? तो राजा को दोगे। और कृषि उत्पादन की व्यवस्था। खुदकस्त का अर्थ क्या है? उस भूमि को कहते हैं जिसे जमींदार या भूस्वामी स्वयं जोतते थे, है ना, स्वयं, खुद, ठीक है। यानी उस भूमि पर ना तो किराएदार होते थे, ना ही बंधुआ किसान, बल्कि खुद जमींदार ही उसका प्रत्यक्ष खेती करता था। खुदकस्त का मतलब कि आपका खुद का जमीन है, आप खुद उस पे काम कर रहे हो। इज इट क्लियर? तो ये आपका 1 मार्क्स का डेफिनेशन। खुदकस्त क्या था, डेफिनेशन दे दिया आपने, हो गया कमाल, 1 मार्क्स, ठीक है। अब थोड़ा सा इसकी विशेषता बता दीजिए कि स्वामित्व तो है आपके पास। क्या आपके पापा को आपके ज़मीन से कोई निकाल सकता है? नहीं। तो जब नहीं निकाल सकता यानी कि भैया स्वामित्व तो है और आप उसकी जुताई भी करवा रहे हो या कर रहे हो, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका विशेषता हो गया। और एक आध विशेषता देख लेते हैं। किराएदारी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि किसी को रेंट देना है कि मालिक हम आपके खेत में काम कर देते हैं, हमसे पैसा ले लो या पैसा दे देना हमको, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यानी कि कोई मालगुजारी या लगान किसान नहीं होता। लगान आपको खुद को देना है, कहीं से आपको एक्स्ट्रा नहीं मिले। सो बेसिकली जो मैंने आपको बताया वो चीज़ें आप लिख सकते हो। अधिकार, जमींदारों को खुदकस्त भूमि पर अधिक सुरक्षा, अधिकार और कभी कभी न्यून दर भी मिलती थी। यानी कि सिंपल है कि इनको अधिकार था, अधिक सुरक्षा थी और कभी कभी कम टैक्स भी देना पड़ता था। इज इट क्लियर? एनी डाउट? नो। ओके, सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको मध्यकालीन भारत का खुदकस्त क्या है इसको बताना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सहायक संधि के प्रावधानों को लिखिए। सहायक संधि क्या होता है? सो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्सिडियरी अलायंस, इसको सबऑर्डिनेट अलायंस भी बोला जाता है। बेसिकली ये आधुनिक भारत का एक कॉन्सेप्ट है। क्या है सर? आधुनिक भारत का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली आप देखोगे सो जितने भी हमारे पास राज्य हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये हमारा इंडिया मान के चलो। इंडिया में बेसिकली ये आपका दिल्ली है ना। यहाँ पे आपको बंगाल मिल जाएगा, ये आपको अवध मिल जाएगा, ये आपको हैदराबाद मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कर्नाटक है ना, कर्नाटक या कर्नाटक भी बोलते हैं, ये आपका नदन सरकार बन जाएगा, ठीक है। ये आपका है मैसूर, ये आपका है त्रावणकोर, ये आपका है मराठा, ये राजपूत, ये सिख है ना। यहाँ पे आपको मिलेगा रोहिलखंड, यहाँ पे आपको मिलेगा जाट। तो इस तरीके से बटा हुआ है। अब अंग्रेज धीरे धीरे इन सारे जो देसी रियासतें थी या जो देसी राजाओं के अंतर्गत जितने भी प्रांत थे, सूबा थे, उन सब को वो हड़पना चाहते थे। और बेसिकली हड़पने के इसी साजिश में मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजों ने एक महत्वपूर्ण प्रावधान लाया था जिसको हम सहायक संधि के नाम से जानते हैं। जैसे ही कोई राजा कमजोर हो जाता था उससे सहायक संधि का मांग की जाती थी या सहायक संधि का साइन करवाया जाता था। जैसे आपको पता है कि हैदराबाद का जो निज़ाम था उसने सहायक संधि साइन की, अवध के नवाब जो थे उसने सहायक संधि साइन की। इसका क्या प्रावधान है ये बेसिकली 4-5 पॉइंट में आपको समझना है। पहली पॉइंट कि आपकी जो सेना है वो मैं रखूँगा। मैं ईस्ट इंडिया कंपनी हूँ सर, है ना, मैं अंग्रेज हूँ, दिख रहा हूँ अंग्रेजों की तरह? नहीं, भारतीय हूँ। लेकिन अभी समझने के लिए मान लीजिए कि मैं अंग्रेज हूँ और मेरा काम है कि बेसिकली आपके लिए पहला चीज़ कि आपके लिए सेना मैं रखूँगा। क्लियर है? दूसरी चीज़, सेना के बदले आप मुझे लैंड दोगे, ज़मीन दोगे, और इसी ज़मीन से जो कर मिलेगा उससे मैं इनका देख रेख करूँगा। तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप किसी भी फॉरेन या विदेशी कंपनी को नहीं आने दोगे।
अपने कोर्ट में। चौथी चीज कि आप अगर किसी देसी राजा से संधि करते हो, बात करते हो, तो मुझे बताओगे। पांचवी चीज, आपके कोर्ट में मेरा एक आदमी बैठेगा। ये 5 प्रावधान है जो कि आपको सहायक संधि में प्रावधान देखने को मिलता है। सो चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कैसे आप लिख सकते थे। सो एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक और साम्राज्यवादी नीति है, इसको लॉर्ड वेलेस्ली ने चालू किया था। लॉर्ड वेलेस्ली कौन थे? तो गवर्नर जनरल थे। कब का? 1798 से 1805। लॉर्ड वेलेस्ली इसी टाइम पीरियड पे आया था। इस टाइम पीरियड पे सिचुएशन ये हो गई थी कि सर बेसिकली इनको बुलाया गया था टीपू सुल्तान के लिए, है ना। क्लास होता तो मैं पूरा कहानी सुनाता आपको। एक्चुअल में टीपू सुल्तान मैसूर का सुल्तान हुआ करता था, राजा हुआ करता था, और इसने नाक में दम कर दिया था। इसके पापा थे हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ 4 युद्ध हुई अंग्रेजों की, जिसको हम एंग्लो मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। और फाइनली जो चौथा युद्ध हुआ वो 1799 में हुआ, जहां पे टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, है ना, मार दिया गया इनको, क्योंकि सब लोग मिल के एक साथ आए थे। सो इसी टाइम पीरियड पे बेसिकली अंग्रेजों के हाथ से अमेरिका भी छूट चुका था, और अंग्रेज ये चाहते थे कि भारत को कब्जा करके रखे। भारत को नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि अगर भारत छूट जाता, अमेरिका पहले छूट गया, भारत भी अगर छूट जाता तो भैया हो जाती कमजोरी, हो जाती उनकी नैया पार। इसलिए वो चाहते थे कि भारत हमारे हाथों से नहीं जाना चाहिए। एक रीजन ये भी था कि नेपोलियन विश्व विजेता के लिए भारत की तरफ बढ़ रहा था, और इनको डर था कि अगर वो भारत की तरफ आया तो भारत में आके सबसे पहला काम करेगा कि वो टीपू सुल्तान से मिलेगा, और क्योंकि वो फ्रांसीसी है, हमारा दुश्मन है, भारत में आके और फिर अंग्रेजों को बैंड बजा देगा। यही रीजन था कि फाइनली ये नया समझौता लाया। लेकिन दिक्कत ये थी सर कि अंग्रेज भी इस टाइम पीरियड पे कोई लड़ाई नहीं चाहते थे। सो इसी टाइम पीरियड पे फिर किसको भेजा गया? लॉर्ड वेलेस्ली को, कि वेलेस्ली साहब देखिए थोड़ा, है ना, जुगाड़ करिए कुछ। तो वेलेस्ली ने बोला ठीक है बाबू भैया, हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम शांत भी नहीं बैठेंगे, हम बीच का रास्ता निकालेंगे। एंड बीच का रास्ता इज सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसकी पृष्ठभूमि। छोटा मार्क्स है इसीलिए मैं कम दूंगा यहाँ पे, है ना, नहीं तो अगर ये ज्यादा मार्क्स में आता तो सबसे पहले हम पृष्ठभूमि रखते इसकी। बात समझ में आ रही है? ओके, क्या लिख सकते थे? तो पहली बात आपने इसके बारे में बता दिया कि है क्या, किसने लाया, क्या क्या प्रावधान है। तो ब्रिटिश सेना की तैनाती, ब्रिटिश सेना भारत में रहेंगी, और इस सेना के लिए नियंत्रण जो है वो ब्रिटिश अधिकारियों के पास होगा। ठीक है। दूसरी चीज, खर्च कैसे होगा? तो भैया खर्च के लिए उनको भारत के शासक पैसे देंगे या फिर जमीन देंगे, खर्च पूरा भारत के शासक आएगा। विदेशी संबंधों पर रोक लगा दिया गया कि भारत जो है वो अंग्रेजों के अलावा किसी दूसरे देश के साथ कोई संबंध नहीं बना सकता। इसके अलावा विदेशी प्रतिनिधियों का निषेध, भारत में उनके कोर्ट में अंग्रेजों के अलावा और कोई नहीं बैठ सकता। तो ये भी चीजें उनको बता दी गई। बात समझ में आ रही है? आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। आगे अगर देखोगे तो नवाब या राजा की सुरक्षा करने का जो काम है वो किसका है? नवाब और राजा की सुरक्षा करने का काम अंग्रेजों का है। ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति होगी, है ना, आपके कोर्ट में एक ब्रिटिश रेजिमेंट वहीं पे रुकेगा, यानी कि आपकी जो भी नीतियां हैं, जो भी निर्णय हैं, उनको प्रभावित करेगा। सर आप अगर सहायक संधि साइन कर लेते हो तो मान के चलो कि आपने अपनी पूरी पावर जो है वो अंग्रेजों के हाथ में दे दिया। तो ये प्रावधान थे, 6 प्रावधान दिया है मैंने, 6 लिख देना, एक एक लाइन में लिख देना, बेसिकली 2 नंबर आपके हाथों में। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है ये समझिएगा थोड़ा सा। ये बेसिकली बोल रहा है इलाहाबाद की दूसरी संधि। आपको पता होगा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, है ना। बक्सर सर बेसिकली बिहार में है, एक छोटा सा जगह है। बक्सर का युद्ध होने के बाद कौन कौन युद्ध किया सर? तो शाह आलम 2, है ना। टाइम पीरियड क्या है? सो
ये शाह आलम 2 की शुरुआत पहले हम कर लेते हैं। 1760 से 1806 तक इनका टाइम पीरियड है। इसके अलावा ठीक है अवध के नवाब प्लस इसके अलावा मीर कासिम। अवध के नवाब का नाम क्या था सर? शुजाउद्दौला। ठीक है, इधर मीर कासिम वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो बेसिकली 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इसके बीच किसके बीच? शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह। ये मुगल बादशाह उस समय पे अवध में ही थे क्योंकि उनको भगा दिया गया था, है ना, दिल्ली से। अवध के नवाब शुजाउद्दौला, अभी सूझेगा इसका, देखिएगा। उसके बाद मीर कासिम। तो इन तीनों के बीच, इन तीनों के साथ ब्रिटिश अधिकारी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध होता है। और ये युद्ध में बेसिकली इनकी हार होती है और ब्रिटिश जीत जाता है। जीतने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और ये इलाहाबाद की संधि तीनों के साथ होती है। कौन कौन तीनों? पहला मुगल बादशाह, दूसरा अवध के साथ और तीसरा आपका बंगाल के साथ। तो इसी के बारे में हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है कि इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 की विवेचना कीजिए। थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता दीजिए सर कि दूसरी संधि जो है भारतीय इतिहास की एक अत्यंत निर्णायक घटना थी जो 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। ठीक है, डेट आपने बता दिया, किसके बीच हुई थी ये आपने बता दिया, क्यों हुई थी तो बक्सर युद्ध के बाद हुई थी। दूसरी चीज आपको बता दूं कि ये पीडीएफ जो है वो आपको हमारे वेबसाइट पे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से डायरेक्टली आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। क्लियर है? बाकी बेटा लाइक भी कर दो थोड़ा सा, है ना, ठीक है। पैसे नहीं लगते भाई, पैसे नहीं लगते। लाइक कर दो, बटन दबा दो, है ना, दोस्तों को भेज दो। बेटा देखो ये क्वालिटी आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी देता हूं मैं। जो क्वालिटी मैं आपको अभी बता रहा हूं ये क्वालिटी मार्केट में इतना सटीक तो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, सो बेसिकली आप फोकस करिए पढ़ने पे एकदम, है ना, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सो बेसिकली हम इनके अब प्रमुख प्रावधानों को थोड़ा सा देख लेते हैं कि सर प्रमुख प्रावधान जो है वो क्या है, क्योंकि एक बार प्रावधान आप देख लिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे पूछा क्या है। सो सबसे पहले देखते हैं दीवानी अधिकार का हस्तांतरण, है ना। दीवानी क्या होता है सर? सो बेसिकली सिविल राइट बोल सकते हो, है ना, क्रिमिनल राइट नहीं, दीवानी यानी सिविल राइट। शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। यानी कि अब बेटा यहाँ से आएगा पैसे, और यही पैसे का इस्तेमाल करके ब्रिटिश जो है वो पूरे भारत को लूटेंगे। इसी पैसे का इस्तेमाल करके इन्होंने मराठा को हराएंगे, इसी को इस्तेमाल करके मैसूर को हराएंगे, इसी का इस्तेमाल करके अवध को हराएंगे, इसी का इस्तेमाल करके सिख को हराएंगे और पूरी तरीके से भारत को कब्जा कर लेंगे। सो बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध एक अहमियत रखने वाली युद्ध थी जो कि ब्रिटिश सरकार को पावरफुल करने में बेसिकली महत्वपूर्ण योगदान दे रहा था। बात समझ में आ रही है? ओके, चलिए दूसरा है सम्राट को वार्षिक पेंशन। अब भाई शाह आलम द्वितीय को भी तो कुछ चाहिए, तो उनको 26 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का वादा किया गया था, बट ये कभी दिया नहीं गया। अंग्रेज और पैसा देंगे आपको लगता है? वो बस बोल दिए थे कि पैसा देंगे बाबू साहब, है ना, बाबू मोसाई पैसा देंगे। बाद में शाह आलम बोलते हैं मालिक पैसा दे दो ना, बोलता नहीं दूंगा, जा जो करना कर ले, पैसा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तेरा भाई पैसा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? अरे तू मेरे को पैसा दे, मैं क्यों दूंगा। दिक्कत हो गई शाह आलम को। शाह आलम की सुरक्षा के लिए क्या क्या किए? राजनीतिक और भौगोलिक सुरक्षा प्रदान करने का भी वचन दिया कि चाचा आपको हम कुछ नहीं होने देंगे, आप जाइए दिल्ली आराम से बैठिए, हम आपको दिल्ली बैठाएंगे। एक्चुअल में इमाद उल मुल्क ग्रैंड सन ऑफ निजाम उल मुल्क। कौन था निजाम उल मुल्क? सर इसी ने हैदराबाद बनाया था। 1724 में इसको नवाब या निजाम बनाया गया था।
कहाँ का? हैदराबाद का। सर क्या हम इसी को असफ जाह बोलते हैं क्या? हाँ जी। सर क्या इसी को हम चिनक्लिज खान बोलते हैं क्या? हाँ जी। तो चिनक्लिज खान बोलिए, असफ जाह बोलिए, या फिर निज़ामुल मुल्क बोलिए। इसका ग्रैंडसन पोता था जिसका नाम था इमादुल मुल्क। इमादुल मुल्क के डर से जो शाह आलम है वो अवध में जाके बैठे थे। सो बेसिकली अंग्रेजों ने इनको ये सुरक्षा प्रदान करने की और दिल्ली वापस भेजने की क्या की? मदद भेजने की वचन दिया, लेकिन ये भी इनको नहीं कर पाए। बाद में मराठाओं ने इनको दिल्ली का बादशाह बनाया। बात समझ में आ रही है? सो अंग्रेजों ने 26 लाख रुपए देने का वादा किया, वो भी नहीं कर पाए। अंग्रेजों ने सुरक्षा प्रदान करने की वादा किया, वो भी नहीं कर पाए। बाद में इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र देने की प्रावधान दिया, और ये क्षेत्र अवध से लेकर फाइनली शाह आलम को दे दिया गया, है ना। तो ये दिया गया था इलाहाबाद और करा, है ना, कारा करके एक जगह है अवध में, और इलाहाबाद, इन दोनों को दे दिया। ठीक है। सो ये 4 प्रावधान आप लिख लोगे, बेसिकली आपका 2 मार्क्स आपके हाथों में। क्लियर है? सो हमने यहाँ तक अपना पूरा 2-2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया। आशा करता हूँ यहाँ तक आप बने होंगे और बहुत ही अच्छे से आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन को हमें एनालाइज कैसे करना है। सर आई नो कि आप टेंशन में होंगे अभी कि सर करेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, लिखे तो हमने ये गलती कर दी, वो गलती कर दी, बट डरना नहीं है। अगर आप नए बच्चे भी देख रहे हो जो कि अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिए हो, सर विश्वास मानो क्वेश्चन इतना टफ नहीं आया है। ये सारा क्वेश्चन आपको वही पूछा है जो अपन पढ़ाते हैं, हर टीचर पढ़ाता है इन क्वेश्चन को, बस आपको शांत दिमाग करके लिखना है। आई नो मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ डिस्कशन कर रहा हूँ, है ना, लेकिन करना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि इतिहास को कितने डेप्थ में पढ़ना है। सर वो समय गया। आज भी मैं ऑफिस में बात कर रहा था बाकी फैकल्टी से कि सर अब CGPSC ना अपने आप को बदल रहा है। CGPSC का वो जो एक बहुत ख़राब नियत या बहुत ख़राब शक्ल बन गया था कि CGPSC यानी रटने वाला काम, सर वो नहीं है। आप अब रट के नहीं बना सकते। हाँ याद करना है, बट पहले जो क्वेश्चन पूछता था ना एकदम फैक्ट 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 फैक्ट, क्वेश्चन का प्रैक्टिस अब आपको लगेगी सर, क्योंकि तरीके बदल दिया है पूछने का, है ना। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि UPSC पैटर्न पे पूछ रहा है, लेकिन हाँ पैटर्न तो चेंज हुआ है। ठीक है। सो अब हम चलिए बिना किसी देरी के 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 वाला तो हमारा सर हो गया। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन का विश्लेषण करना है। कैसा जीवन का? धार्मिक जीवन का विश्लेषण करना है कि सिंधु घाटी लोग क्या थे, कैसे थे। सो सबसे पहली चीज 4 मार्क्स के लिए आपको इसको 3 हिस्सों में बांटना है सर, है ना। पहला 1 लाइन, ठीक है, 4 नंबर यानी कि 8 लाइन आपको मिनिमम लिखने ही है। ठीक है। तो 1 से 2 लाइन आपका हो जाएगा इंट्रोडक्शन। पहला इंट्रोडक्शन आपको देना है, प्रस्तावना, बट प्रस्तावना वर्ड नहीं लिखना है, आपके लिखने से समझ में आना चाहिए एग्जामिनर को कि ये प्रस्तावना है। ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका हो जाएगा इसी में कारण, या आप बोलोगे एग्जैक्टली क्या पूछा है, जो पूछा है क्वेश्चन की डिमांड। और तीसरा आपको कंक्लूड करना है 1 से 2 लाइन में। ठीक है। तो 1 से 2 लाइन ये हो गया, 1 से 2 लाइन ये हो गया, और 4 से 6 लाइन ये हो गया। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ के धार्मिक जीवन का विश्लेषण करना है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे कि सर सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो पहली चीज़ कि ये 2600 से 1900 तक रहा। यहाँ की धर्म जो है वो बेसिकली पुरुष प्रधान भी था, पुरुष भगवान को भी पूजा किया जाता था, महिला पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं और प्रकृति पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके पीछे का कारण है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। सबसे पहली चीज कि यहाँ मोहनजोदारो से, है ना, समझिएगा सर, मोहनजोदारो से एक हमें इस प्रकार के चबूतरा मिला है, और इस चबूतरा में दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हुई है, और यहाँ पे बीच में एक मूर्ति रखी हुई है ना, स्टोन की मूर्ति यानी पत्थर की मूर्ति रखी हुई है। और ये जो मूर्ति है वो बोलते हैं दाढ़ी वाले बाबा, है ना, या फिर इसी को बोल सकते हो दाढ़ी वाला पुजारी। ठीक है, दाढ़ी वाला पुजारी। और ये बेसिकली दाढ़ी वाला पुजारी जो है
वो हमें मोहनजोदारो से देखने को मिला है। और मोहनजोदारो से मिलने के साथ साथ हम इनको शुरुआत में बोलते थे कि ये हो सकता है कोई पूजा पाठ या पुजारी रहे होंगे या भगवान रहे होंगे या इन्हीं को हम पूजा करते हैं। ठीक है, सो इससे हमें साक्ष्य मिला कि मेल पुरुष को भी यहाँ पे पूजा किया जाता था। बेसिकली उनकी जो मूर्ति मिली है उनके हाथ में यहाँ पे बैंड मिला हुआ है ना, ये बाजू बंद बोल सकते हो, बैंड यहाँ पे मिला हुआ है। इसी तरीके से सर पे भी एक बैंड लगा हुआ है और ये साल ओढ़े हुए हैं और साल में इस प्रकार के त्रिफोइड पैटर्न बना हुआ है, यानी फूल पत्ती बनी हुई है। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा महिलाओं के जो साक्ष्य है वो हमें कई जगह पे महिला पूजा के साक्ष्य मिला है, क्योंकि मातृ देवी जो हैं, मातृ देवी, इनके हमें साक्ष्य देखने को मिला है और इनका साक्ष्य हमें बहुत जगहों पे अलग अलग रूप में देखने को मिला है। लेकिन याद रखिएगा, इनके जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो बेसिकली न्यूड फॉर्म में मिला है ना, बिना कपड़ों के मिला है। और यहाँ पे अगर देखोगे मातृ देवी की मूर्तियाँ, सो बेसिकली उनके नवल पॉइंट से और उनके योनि से, यानी वजाइना, ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ द फीमेल दैट इज नॉन एज वजाइना और योनि, है ना। सो इनके पार्ट से हमें पौधे निकलते हुए देखे मिले हैं और इनको हम ऐसा बोलते हैं कि ये पृथ्वी जैसी प्रजनन की देवी है ना, प्रजनन की देवी माना जाता है। ठीक है, सो बेसिकली हमें मदर गॉडेस और यानी कि फीमेल डेटीज के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा प्रकृति पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि ये नदियों की भी पूजा करते थे, है ना। बेसिकली इनमें हमें देखने को मिला है कि ये आपको पौधे के भी पूजा करते थे। जैसे एक मुहर मिला है हमें और इस मुहर में यहाँ पे एक कुछ इस प्रकार की आकृति है मछली प्रकार की, और यहाँ पे पीपल के पौधे मिले हैं, पीपल के पत्ते मिले हैं और पीपल के पत्ते की पूजा करते रहे होंगे इन लोग, है ना। ये हमें मुहर मिला है। सो बेसिकली हम ये मानते हैं कि ये मेल भगवान की पूजा तो करते ही थे, महिला भगवान की पूजा तो करते ही थे, साथ में प्रकृति की भी पूजा करते थे। ठीक है, सो ये इनकी धार्मिक स्थिति थी। इसके अलावा हमें पुरुष मेल में और इन पूरे धर्म के बारे में अगर हम बताऊं, सो इन लोगों को हिंदू बोला जाता है, बट ऐसा हिंदू है नहीं। ठीक है, मैं क्यों बोला कि बोला जाता है, क्योंकि सर इसके पीछे का रीज़न है। अगर आप लोग मुझे परमिट करते, है ना, वैसे तो 4 मार्क्स का है, नहीं तो मैं इसको पूरे डिटेल में बताता कि इतिहासकार, है ना, इतिहासकार क्या मानते हैं इसमें। सो सबसे पहली चीज़ सर, मैंने आपको क्लास में तो बताया, अगर मेरे आप क्लास के स्टूडेंट होंगे, कि एक होते हैं कॉलोनियल हिस्टोरियंस, ठीक है, एक होते हैं कॉलोनियल हिस्टोरियंस, इसको बोलते हैं उपनिवेशवादी इतिहासकार। बेसिकली ये अंग्रेज समझ लो, है ना। और इसमें एक सबसे बड़े इतिहासकार थे जिनका नाम है जॉन मार्शल। क्या नाम है सर? जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल साहब ने बोल के रखा है कि ये एक हमें मुहर मिली है और ये मुहर में एक इस प्रकार से यहाँ पे इंसान यौगिक पोर्शन में बैठा हुआ है। यौगिक पोर्शन का मतलब योगा करते हुए, और इनके ऊपर 3 हॉर्न बना हुआ है ना। ये आप देखे होगे, पढ़े होगे, 3 हॉर्न बना हुआ है और यहाँ पे कई जानवर देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पे एक जानवर हो गया, यहाँ पे एक जानवर हो गया, यहाँ पे 2 जानवर हो गए, है ना। सो ये डियर यानी हिरण मिला है, ठीक है, टाइगर मिला है, राइनो मिला है, ठीक है, बाघ। तो इन प्रकार से यहाँ पे इनकी लिपि लिखी हुई है, कुछ लिखा हुआ है। और ये मानते हैं कि चूंकि ये त्रिशूल के आकार का है, इसलिए ये हमारे पुराने वर्जन यानी कि प्रोटोसिवा, ठीक है, प्रोटोसिवा से इनको कंपेयर किया गया। प्रोटोसिवा यानी आदिम शिवा, आदिम शिव, यानी कि पशुपति शिव। ठीक है, आपको पता होगा ऋग्वेदिक काल में हम पुषाण के बारे में पढ़ते हैं। पुषाण एक राजा हुआ करते थे जो कि पशुओं के राजा माने जाते हैं, और ऐसा ही माना जाता है कि हमारे जो शिव हैं वो भी पशुओं के शासक हैं, पशुओं के राजा हैं। तो इन्होंने बोला कि भैया हम हिंदू हैं, और इसके अलावा इन्होंने और साक्ष्य दिया कि हमें यहाँ पे फेलस इज अ
सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ मेल, है ना। तो यानी कि आप हिंदी में बोलो तो लिंग पूजा करने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि हमें यहाँ योनि पूजा यानी वजाइना की पूजा करने के साक्ष्य मिले। इवन आज भी भारत में ये पूजा होता है। आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखोगे लिंग पूजा की, सो वो है आपका, आप बोल सकते हो शिवलिंग की पूजा। इवन आज शिव जी को हम विनाशक मानते हैं पूरे संसार का, लेकिन पहले इनको हम फर्टिलिटी यानी प्रजनन के देवता मानते थे। यानी कि पुराने ज़माने में अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, सो बेसिकली माना जाता था कि भगवान नाराज हैं, और बच्चे पैदा करने के क्या तरीके होते थे वो तो उनको पता थे, लेकिन डॉक्टरी मेडिकल इश्यूज नहीं पता थे। सो वो बेसिकली लिंग की पूजा भी करते थे और योनि की पूजा भी करते थे ताकि हमारा बच्चा हो। बात समझ में आ रही है? सो बेसिकली इन सब को लेके इन्होंने बोला, जॉन मार्शल साहब ने, कि ये हिंदू हैं। बट इसको चेंज करने के लिए हमारे पास आए मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस। इसको क्रिटिसाइज करने के लिए मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस आए, इतिहासकार आए। और इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो वो है डीडी कोसाम्बी, है ना। और इसी में है आर.एस. शर्मा। सबसे पुराने इतिहासकार में इन्हीं को माना जाता है जो मार्क्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। डीडी कोसाम्बी और आर.एस. शर्मा, इन्होंने बोला, या इनके अलावा और भी इतिहासकार थे, वो नाम जानने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बोला कि सर ये बेसिकली देखोगे सो यहाँ पे आपको एक भैंस मिलेगा, है ना, बफेलो। और बफेलो बेसिकली जो है उसके भी ये इसी प्रकार से सिंग देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे राइनो भी है। बफेलो की जो सिंग होती है वो बहुत नॉर्मल होती है। आप गाय की सिंग देखोगे, बफेलो भैंस की सिंग देखोगे तो बहुत ही नॉर्मल होता है, बहुत ही नाजुक होता है। वहीं पे आप सांड, है ना, बैल, ठीक है, इनके अगर सिंग देखोगे तो बहुत ताकतवर होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि लड़के हार्ड होते हैं ना। सो बेसिकली ये जो ट्राइडेंट है, ये जो त्रिशूल आकार का है, ये बहुत ही कोमल है। तो ऐसा माना जाता है कि सर ये बैल का नहीं, सॉरी ये मेल जानवर का नहीं, ये फीमेल जानवर का है। और ये बफेलो है क्योंकि यहाँ पे इसके ब्रेस्ट देखने को मिलते हैं, है ना। ब्रेस्ट इंसानों के नहीं होते, और मतलब फीमेल एनिमल के ही होते हैं। दूसरी चीज़ कि इनके हाथों में ये लगभग चार है ना, काड़ा मिला है। काड़ा, ये ठीक है, ये जानते हो ना, हाँ वही। और इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में चूड़ियाँ मिली हुई हैं। तो चूड़ी तो भैया हमारे यहाँ इंसान नहीं पहनता। तो बाकी बाद के इतिहासकारों ने कहा कि सर आप ये प्रोटोसिवा कर रहे हो, ये तो आदमी ही नहीं है, ये क्या है सर, ये तो औरत है। इसके पीछे का और रीज़न दिया इन्होंने, यहाँ पे माला पहना हुआ है ना, नेकलेट्स, हार पहना हुआ है। इसके अलावा कमर बंद, आप देखते होगे आज आपकी मम्मियाँ अगर शादी ब्याह में जाती है तो कमर बंद लगा के जाती है। यानी कि भाई साहब ये तो औरत है, आप इनको बोल रहे हो कि भगवान आपके पशुदेव हैं, पशुपति शिव है, ये तो आदमी ही नहीं है। तो बाद के इतिहासकारों ने इनको इस तरीके से यहाँ पे जानकारी दी। चलिए मैं थोड़ा डेप्थ में चला गया, माफ़ी चाहूँगा। लेकिन दिक्कत ये है कि सर इनके हमें क्वेश्चन जो है धार्मिक जीवन के विश्लेषण करना है, और यही जितना मैं आपको समझाया उसी को शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको PDF के फॉर्म में दे रहा हूँ, इसको आप लिख सकते हैं। सबसे पहला एक लाइन में आप बता दीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन और उन्नत नगर सभ्यताओं में से एक है, ठीक है। उसके बाद आप क्या बताओगे? प्रकृति की पूजा करते थे, पशु, वृक्ष, जल, अग्नि जैसे इनकी पूजा किया करते थे, और इनको हमें मुहरों से पता चलता है, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके। पशुपति की पूजा, है ना, एक यौगिक मुद्रा में बैठे पुरुष चित्रित है जिनके चारों हाथी, बाघ, गेंडा और भैंसा जैसे, और नीचे 2 हिरण है, ठीक है। ये भी आप बता दिए। इसके अलावा इसे विद्वान पशुपति महादेव या प्रोटोशिव मानते हैं। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि सर अभी भी आपको आंसर यही लिखना है ना। मैंने आपको डिटेल एनालिसिस करवाया, ठीक है, बताया आपको, लेकिन अभी भी आपको इसको ही बताना है। ओके, चलिए आगे देखिए। सो पशुपति की पूजा हमने यहाँ पे देख लिया। इसके अलावा जनन शक्ति यानी फर्टिलिटी कल्ट
मैंने आपको बताया था कि हम यौन पूजा भी करते हैं, लिंग पूजा भी करते हैं। स्त्री की मूर्तियां विशेषकर मातृ देवी जो है वो बहुतायत में मिली है, ये सब मैं आपको बता चुका। इसे उर्वरता की देवी के रूप में पूजा किया जाता है। यज्ञ और अग्नि पूजा का भी संकेत है। सो ये बेसिकली 4 पॉइंट अगर आप लिख देते हो। इसके अलावा ये 5वां पॉइंट जल का धार्मिक महत्व है ना, स्नान गृह हमको यहाँ से देखने को मिला है। मंदिर या मूर्ति पूजा का प्रमाण नहीं है ना, किसी भी प्रकार की मंदिर नहीं मिला है। सो ये पॉइंट अगर आप लिखते हो सो बेसिकली आपको इजीली 4 पॉइंट 4 नंबर मिल जाएंगे। चलिए, सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा सारे चीज़ें, किस तरीके से हमें मूर्ति ये हड़प्पा की जो संस्कृति है उसे देखने को मिलता है। अब बेसिकली हम चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर है आपका 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि सर मगध साम्राज्य को सशक्त करने में हर्यंक वंश के योगदान का उल्लेख करना है ना, कि हर्यंक वंश के कारण कैसे मगध साम्राज्य जो है वो शक्तिशाली हुआ। आपको पता होगा सर कि महाजनपद में हमारे पास 16 महाजनपद है ना, ठीक है। लेकिन इन 16 महाजनपदों में भी सबसे जो महत्वपूर्ण उभर के आया वो है मगध महाजनपद। सो बेसिकली मगध महाजनपद के बारे में ही अपन को देखना है कि कैसे ये इतना पावरफुल हो पाया। सो बेसिकली चलिए इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, और यहाँ पे हमें हर्यंक वंश के योगदान के बारे में बताना है। सो हर्यंक वंश में आपको 3 शासक देखने को मिलता है। पहला है आपका बिंबिसार है ना, फाउंडर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी। दूसरा है अजातशत्रु और तीसरा है उदयन, ठीक है। तो इन तीनों की थोड़ी सी हमें इनके योगदान के बारे में देखते हैं। बिंबिसार जो है ये लगभग 554 बीसी में शासक बनता है, और इसने अलग अलग पॉलिसी अपनाई, और पॉलिसी के थ्रू बाकी अगल बगल के जितने भी छोटे छोटे जनपद महाजनपद थे उनको अपने में मिला लिया। सबसे पहला था युद्ध की नीति। युद्ध की नीति के थ्रू इसने अंग को अपने में मिलाया, और बेसिकली अंग को अपने बेटे को दे दिया, अजातशत्रु को। अजातशत्रु एट दैट टाइम गवर्नर था, है ना। सो बेसिकली अजातशत्रु को दे दिया। इसके अलावा ये शादी या विवाह के स्ट्रेटजी अपनाया, और इस विवाह में इसने 3 अलग अलग रानियों से विवाह किया, और बेसिकली इसमें इसको काशी दहेज में मिल गया। कौशल के साथ अच्छा रिलेशन बन गया, लिच्छवी के साथ अच्छा रिलेशन बन गया, और पंजाब के पास में एक मात्रा था इसके साथ भी अच्छा रिलेशन बन गया। इसके अलावा तीसरा इसने जो स्ट्रेटजी अपनाई वो थी दोस्ती की स्ट्रेटजी। आपको पता होगा चंद्रप्रद्योत जो था इसको जॉन्डिस हो गया था, यानी कि पीलिया हो गया था, और इसने अपने एक चिकित्सक जिसका नाम है जीवक उसको भेजा, और बेसिकली इसने चंद्रप्रद्योत की इलाज किया, और इलाज के बाद जब ये ठीक हो गया तो इसके अवंती के साथ भी इसका अच्छा खासा रिलेशन हो गया। सो देखो, अवंती के साथ दोस्ताना कर लिया, इन तीनों के साथ शादी का स्ट्रेटजी, और अंग को युद्ध के थ्रू, तो इन सबको मगध में मिला लिया, और मगध जो है पावरफुल होना शुरू हो गया। इसके अलावा अजातशत्रु की बात करूं तो अजातशत्रु भी बहुत क्रूअल शासक था। इसके टाइम पीरियड पे 2 हमारे पास वॉर इंजन देखने को मिलता है, जो कि एक है आपका रथमुसल, है ना। रथमुसल का मतलब है कि बेसिकली ये आप रथ है मान के चलो, और रथ में यहाँ पे एक मेस लगा हुआ था, यानी गदा लगा हुआ था, और आप सिंपल सी बाहुबली की चैरियट देख सकते हो। बाहुबली का रथ जो था, लेकिन उसमें क्या लगा हुआ था, तीर लगा हुआ था, चाकू लगा हुआ था, ठीक है, वो सबको काटते जाता था। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये मेस यानी कि गदा लगा हुआ था, और जितने भी आगे लोग आते उन सबको गदा से ये मार देता था। दूसरा है महाशीलकंटक। महाशीलकंटक जो है वो इस प्रकार से होता है कि यहाँ पे रस्सी में पत्थर लगाओ, इसको खींचो, और अचानक ये ऊपर भेज देता था, ठीक है। सो बेसिकली अजातशत्रु के टाइम पीरियड पे इन दोनों के कारण ये पूरी तरीके से वैशाली को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। बात समझ में आ रही है। सो ये इनका योगदान है। इसके अलावा पाटलिपुत्र को, है ना, आज के पटना को इन लोग पूरी तरीके से किलेबंदी कर दिए थे, जिससे कि बाहरी जो दुश्मन है वो इनके जगह पे नहीं घुस सकता था। सो इन कारणों की वजह से हम देखते हैं कि इन कारणों की वजह से मगध जो है वो सशक्त हो गया हर्यंक वंश के कारण।
इसको देख लीजिए आप क्या क्या लिखोगे। तो हर्यंक वंश जो है महाजनपद का पहला ऐतिहासिक रूप में शासन के रूप में उभरता हुआ देखने को मिलता है, जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आता है। हर्यंक वंश द्वारा मगध को सशक्त बनाने में किए गए प्रमुख योगदान चलिए देख लेते हैं। सो पहला यहाँ पे अगर देखोगे तो राजनीतिक स्थायित्व और साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार करने में इसने कौशल को, है ना, चूंकि शादी किया तो कौशल हो गया, वैशाली, लिच्छवी, माद्रा और अंग, इन महाजनपदों को राजनीतिक संबंध स्थापित किया और कुछ को युद्ध के थ्रू, युद्ध के माध्यम से जीत लिया। दूसरा काम था इसका विवाह संबंध, है ना, तो ये कौशल देवी से भी विवाह किया, बाकी माद्रा के देवी से भी विवाह किया और लिच्छवी के महारानी से भी विवाह किया। ठीक है, लिच्छवी, माद्रा, इन सबसे विवाह के थ्रू भी इसको शांति मिली। इसके अलावा राजधानी और प्रशासन, राजगिरी को, जो कि वर्तमान पाटलिपुत्र राजगिरी था, बाद में पाटलिपुत्र बनाया गया, इसको भी क्या किया था, तो विकसित किया था। ठीक है, सैन्य शक्ति और सुरक्षा व्यवस्था इनके सामने बहुत अच्छी थी। अजात शत्रु ने, ठीक है, चारों तरफ क्या कर दिया, किलेबंदी कर दिया था, ठीक है, पाटलिपुत्र की। इसके अलावा नवीन हथियार मैंने आपको 2 बताया, ठीक है, कौन कौन सा, महाशील कंठक और रथ मूसल। तो ये 4-5 पॉइंट आप अगर यहाँ पे लिख देते हो सो बेसिकली आपका 8 लाइन हो जाएगा, और 8 लाइन होने के बाद ये आपको नंबर अच्छी खासी मिल सकती है। बौद्ध और जैन धर्म का संरक्षण भी इन लोग किए थे, ये भी आप पॉइंट जोड़ सकते हो। एक्चुअल में जो आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संस्थापक हैं वो बेसिकली इन्हीं के टाइम पीरियड के थे, इन्हीं के समकालीन माना जाता है। व्यापार और भू राजनीतिक स्थिति भी इनकी बहुत अच्छी मानी जाती थी, और इन कारणों की वजह से हम देखते हैं कि आपके मगध जो है, मगध साम्राज्य सशक्त हुआ हर्यंक वंश के योगदान। तो मैंने आपको जो यहाँ पे समझाया है पूरी तरीके से, उसी को मैंने आपको यहाँ पे लिखने के उद्देश्य से दे दिया है कि आपको ये आंसर लिखना था, अपने लैंग्वेज में लिखना है। ये टीचर का लैंग्वेज है ना, बुकीज लैंग्वेज है, लेकिन आपको अपने लैंग्वेज में समझाना है, जो कि मैंने आपको लगभग यहाँ पे पूरी तरीके से समझा दिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है सर, अकबर के सुलह ए कुल की नीति का मूल्यांकन करना है। तो सबसे पहली चीज कि व्हाट इज सुलह ए कुल। आपको पता होगा कि अकबर जो है वो बेसिकली, बिल्कुल आप मानोगे तो ये रिलीजियस टॉलरेंट की सिद्धांत अपनाता था, यानी कि ये कट्टरपंथी के बिल्कुल खिलाफ था। ये बिल्कुल भी कट्टरपंथी को नहीं मानता था, और अगर आप कट्टरपंथी को नहीं मानते हो सो बेसिकली आप देखोगे कि इनके टाइम पीरियड पे इसके कोर्ट में कई हिंदू राजा भी बैठा करते थे। इवन ये राजपुताना से अच्छा खासा वैवाहिक संबंध भी बना के रखा था, है ना, राजपूतों के साथ इसका अच्छा खासा वैवाहिक संबंध भी हमको देखने को मिलता है। सो वही है सुलह ए कुल, यानी कि सुलह कर लेना। आप लोग जानते हो इस टर्म के बारे में, सुलह करके आगे बढ़ना। अकबर की सुलह ए कुल की नीति जो है वो मुगल शासन की एक ऐसी दूरदर्शी और उदार नीति थी जिसे धार्मिक सहिष्णुता, सांप्रदायिक सौहार्द और साम्राज्य की स्थिरता को एक नई दिशा दी। यही गलती की औरंगजेब ने, और औरंगजेब की इसी गलती के कारण आपको पता है कि 1707 ईस्वी के बाद बेसिकली यहाँ पे मुगलों का पतन होना शुरू हो गया, और मुगल बिल्कुल पूरी तरीके से टूटना शुरू हो गए, और लगभग 1740 जाते जाते 1740 जाते जाते पूरी तरीके से ये कमज़ोर हो चुके। उसके बाद आगे तो सिर्फ नाम मात्र के थे, और 1857 तक जाते जाते 58 तक इनका पूरा खात्मा ही हो गया। बात समझ में आ रही है? ओके। नाउ सुलह ए कुल की शाब्दिक अर्थ जो है सभी से शांति या सभी के साथ मेल मिलाप, ये भी आपको एक पॉइंट लिखना है। मुख्य विशेषता क्या है ये भी बता दीजिए। तो धार्मिक सहिष्णुता, अकबर ने हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी सभी के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखा था। ओके। दूसरा पॉइंट आप जोड़ सकते हो कि धार्मिक करों का उन्मूलन, अकबर ने 1564 में जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर जैसे भेदभाव पूर्व को समाप्त कर दिया। क्या होता है सर जजिया कर? तो जजिया कर बेसिकली नॉन इस्लामिक टैक्स है
है ना, यानी कि गैर मुसलमानिक टैक्स, यानी कि अगर आप मुसलमान नहीं हो और आपको आपका धर्म मानना है सो बेसिकली आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ओके। सर्वधर्म संभाव यानी कि दीन इलाही की स्थापना किया था और यहाँ पे जितने भी धर्म के श्रेष्ठ बातें हैं उसको मिलाकर एक नैतिक दर्शन बनाई थी। सारे धर्मों की अच्छी अच्छी चीज़ें, इवन आपको पता होगा कि अकबर को पढ़ना बहुत पसंद था। सो अकबर जितने भी धार्मिक गुरु हैं उन सब से मिलता था, उन सब के लिए एक अलग से व्यवस्था बनाया था दीन इलाही, और वहाँ पे लोग आके क्या करते थे, अपना स्टडी किया करते थे। प्रशासन में धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं था। मैंने शुरू में ही आपको बताया कि इसके कोर्ट में कई दूसरे धर्मों के भी लोग बैठा करते थे, जिसमें राजपूत सबसे महत्वपूर्ण है, ब्राह्मण और अन्य हिंदू जातियों को भी प्रशासनिक पद दिया हुआ था। तो ये इसकी नीति थी। बीरबल जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो, बीरबल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना। टोडरमल, राजा मान सिंह आदि को उच्च पदों पर नियुक्त किया था। सबको धार्मिक स्वतंत्रता थी, अपनी जो भी पूजा पद्धति करनी है वो पूजा आप कर सकते हो, रीति रिवाज संस्कार जो भी है वो उसकी स्वतंत्रता दी गई थी। सो ये बेसिकली आप 4-5 पॉइंट में लिखोगे, हर पॉइंट में नीचे मैंने 2-2 1-1 पॉइंट दिया है। सो लगभग आपका 4 मार्क्स के लिए इजिली आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं और 12 क्या बोलता है, बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश का मुख्य उद्देश्य क्या था। आपको पता है 1905 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल को विभाजित कर दिया और इसके पीछे का कारण इन लोग क्या बताते हैं कि हम प्रशासनिक है ना, प्रशासनिक सुधार के लिए या प्रशासनिक अच्छे तरीके से काम हो इसके लिए कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का कारण था सर, फूट डालो और राज करो। तो इसको समझते हैं क्या बोल रहे हैं। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। ठीक है, इसके पीछे का क्या क्या कारण है, मुख्य उद्देश्य क्या था, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। और आपको ये पीडीएफ सर फिर से बोल दूं कि पीडीएफ आपको मिल जाएगा, है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ को आप देख के आराम से इसको पढ़ सकते हैं। बाकी मैं ओवरऑल आपको तो समझा ही रहा हूँ। तो सबसे पहली जो पॉइंट है, फूट डालो और राज करो, है ना। बेसिकली बंगाल में हिंदू और मुस्लिम, आज भी आपको पता होगा कि जो आपका ईस्टर्न बंगाल है या फिर आप बोल सकते हो आज का जो बांग्लादेश है, वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है। और आज का जो वेस्ट बंगाल है ना, वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी में है, हिंदू बहुतायत में है। सो बेसिकली दोनों को हमने क्या किया कि बंगाल में हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ने के लिए हमने इसको अलग कर दिया। पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों की संख्या अधिक है और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की, तो इसे बांटना जरूरी है। दूसरी चीज याद रखिएगा कि बंगाल से ही राष्ट्रवादी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, है ना। देश की आज़ादी की जो पहली लड़ाई शुरू हुई वो आपके बंगाल से ही शुरुआत हुई थी और इसी को कमजोर करना इनका मेन उद्देश्य था। ठीक है, मुस्लिमों को अलग करके समर्थन प्राप्त करना, यानी कि इन लोग क्या करते थे, हिंदुओं के पास जाके मुस्लिमों की बुराई करते थे और मुस्लिमों के पास जाके हिंदुओं की बुराई करते थे। तो इनकी बुराई करके इनका सपोर्ट पा लिया, इनकी बुराई करके इनका सपोर्ट पा लिया, दोनों आपस में लड़ते रहो। इसी को बोलते हैं फूट डालो और राज करो नीति। ओके, इसके अलावा प्रशासनिक तर्क दिया गया, लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ दिखावे के लिए था, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, है ना। सो दिखावे के लिए बस प्रशासनिक तर्क दिया गया था। अंग्रेजों ने दावा किया कि बंगाल बहुत बड़ा है और जब बड़ा है तो बाबू मोसाई हम यहाँ पे प्रशासन सही से नहीं कर सकते। सो ये इनका रीज़न दिया गया था, बट ये बिल्कुल ही आप बोल सकते हो कि सिर्फ दिखावे के पर्पज से था। सो ये 12वां क्वेश्चन तक आप देख सकते हो। ओके, नाउ फिर से एक क्वेश्चन आपके समक्ष 4 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन है सर, 1916 के लखनऊ समझौता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। लखनऊ समझौता में क्या क्या हुआ इसके बारे में आपको बताना है। सो बेसिकली एक लाइन हम सबसे पहले प्रस्तावना लिख लेते हैं, है ना। प्रस्तावना का मतलब है सर मुहिम बांधना, या फिर आप बोल सकते हो इसके बारे में शॉर्ट में डिटेल लिखना, है ना, शॉर्ट में डिटेल लिखना। ठीक है, ओके। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, दोनों के बीच हुआ, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच में समझौता हुआ और बेसिकली ये एक ऐतिहासिक राजनीतिक समझौता था। इसका उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संयुक्त रूप से संवैधानिक सुधारों की मांग,
यानी कि आपस में हम लड़ेंगे ही नहीं, हम दोनों साथ में मिलके, वो भले ही मुस्लिम लीग हो या फिर आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, साथ में मिलके हम क्या करेंगे, इस आज़ादी के लड़ाई हेतु लड़ेंगे। ओके, सो यही इनका उद्देश्य था। मुख्य बिंदु क्या था कि हिंदू मुस्लिम एक होंगे। आपने सर हमें अलग किया बंगाल विभाजन के थ्रू, अब हम दिखाएंगे कि हम एक कैसे होते हैं। आप हमको अलग करते रहो, हम एक होंगे। बात समझ में आ रही है? तो एक होके हम क्या करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने संयुक्त रूप से राजनीतिक मांगे रखी। अब मुस्लिम लीग का अलग डिमांड और इंडियन नेशनल कांग्रेस का अलग डिमांड नहीं है। अब हमारी डिमांड होगी, हमारी, है ना, एक भारतीयों की डिमांड होगी बेटा। बात समझ में आ रही है? सो ये बेसिकली मुख्य बिंदु। संविधान सुधार की मांग, दोनों ने ब्रिटिश सरकार से भारत के लिए स्वशासन की मांग की, है ना। स्वशासन की मांग यानी कि अब हम डिमांड करेंगे खुद की, सेल्फ गवर्नमेंट की। अब हम शासन करेंगे, तुम नहीं, ठीक है। शासन कौन करेगा? हम। शासन हमारे द्वारा होगा, आपके द्वारा नहीं, ठीक है। इसमें बेसिकली देखोगे सो अलग निर्वाचिका, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग हुई कि मुस्लिमों के लिए अलग सेपरेट, हमारे लिए अलग। ये थोड़ा सा गड़बड़ की बात हो गई। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की इस मांग को स्वीकार किया, किंतु मुसलमानों को अलग निर्वाचन मंडल दिया जाए। कांग्रेस ने स्वीकार किया, लेकिन ये सर गलत है ना। संविधान सभा, जब संविधान सभा के लोग बैठे थे और संविधान का गठन हो रहा था, तब इसको बिल्कुल पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया कि ये नहीं हो सकता, ठीक है। ब्रिटिश विरोध की एकता, यानी कि मुस्लिम और इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस साथ में मिलकर हम क्या करेंगे, इनकी विरोध करेंगे, इनको हम अलग करेंगे। यह समझौता ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय एकता का प्रतीक बना। तो आप बोल सकते हो एक लाइन, 1916 का लखनऊ समझौता जो था, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू मुस्लिम एकता का एक स्वर्णिम क्षण था। सो ये बेसिकली आपको 1916 के लखनऊ समझौता पे आप इतना चीज़ें अगर लिख देते थे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या मिल जाता, मार्क्स मिलता, ठीक है। सो आपको अप्रोच ऐसा रखना है, जो पूछा है वही बताएंगे, थोड़ा सा कंसाइज करके ज़्यादा डेटा बताएंगे, कम शब्दों में ज़्यादा बोलना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। अगर जिस दिन हम ये सीख गए कि कम शब्दों में ज़्यादा बताने की कला, उस दिन समझिएगा कि हमारा सारा चीज़ खेल यहीं पे शुरू। ओके, सो अब हम 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और बेसिकली अभी तक आप देखोगे तो हमने सारा चीज़ें कर ली 4 नंबर में। अब हमको करना है 8वें नंबर के लिए, ठीक है। 8 मार्क्स के लिए बेसिकली आपको लिखने होते हैं 100 वर्ड्स में, और ये 100 वर्ड्स जो हैं अब यहाँ से आपको आएगी स्ट्रेटजी से लिखने। बिकॉज ये पूरे स्ट्रेटजी को मैं 3 हिस्सों में बांटूंगा, और सबसे पहले हिस्से को हमें देखना है प्रस्तावना के रूप में, ठीक है, इंट्रोडक्शन। बट सर इंट्रोडक्शन वर्ड नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये बता देना है एग्जामिनर को कि आप क्वेश्चन के डिमांड को समझ गए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। सो मेन कीवर्ड पहले अपन को छांटना है। कीवर्ड में एक दिख रहा है ऋग्वैदिक काल, है ना। ऋग्वैदिक का मतलब वही है 1500 से 1000 के बीच में, तो ये हम समझ चुके हैं, पहला डाउट। दूसरा है इनके समाज के आदर्श क्यों माना जाता है, तो यानी कि हमें इनके सामाजिक स्थिति को बताना है, और सामाजिक स्थिति के थ्रू ये समझाना है कि आगे की स्थिति खराब क्यों हुई, क्योंकि हम उसी को आदर्श मानते हैं ना, क्योंकि हमसे ज़्यादा था आगे डिक्लाइन हुआ, सो इसको हम आदर्श मान के चल रहे हैं। यानी कि मुझे यहाँ पे 3 की पॉइंट मिला, और इन तीनों की पॉइंट को मैं दिखा दूंगा प्रस्तावना में कि सर मैं समझ चुका हूँ कि आप क्या पूछने वाले हो। बेसिकली 100 वर्ड में लिखना है, सो 15 से 20 वर्ड हमारा जाएगा प्रस्तावना के लिए। अब सबसे लास्ट वाला पहले हम देखें तो ये है निष्कर्ष। आप निष्कर्ष वर्ड लिख सकते हो, और इसको भी हम 15 से 20 वर्ड में डिसाइड करेंगे, या फिर इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, जो भी आप इन दोनों में पढ़े हो, जो भी क्वेश्चन की डिमांड है, आप उसमें वे फॉरवर्ड लिखोगे। वे फॉरवर्ड का मतलब होता है कि आपकी क्या डिमांड है, आप क्या चाहते हो, आप क्या सोच रहे हो इस टॉपिक के बारे में, और बेसिकली बोलूं तो समरी है इन दोनों का, ठीक है। तो आप 3 तरीके से लिख सकते हो। वे फॉरवर्ड यानी व्हाट यू थिंक अबाउट दिस ऑल टॉपिक, यानी कि आप क्या समझते हो इन टॉपिक के बारे में, आप समरी बता दो इन्हीं टॉपिक को। अब रही मेनली बात, ये आपकी बॉडी हो गई, जो कि लगभग जाएगा 60 से 70 वर्ड में, और ये आपके एग्जाम के डिमांड को फुलफिल करेगा। इज इट क्लियर? ओके,
सो नाउ हम अब जितने भी 8 मार्क्स का हो या फिर 15 मार्क्स का हो, दोनों को इसी तरीके से डिवाइड करेंगे, प्रस्तावना, बॉडी एंड लास्ट में कंक्लूजन यानी कि आपका निष्कर्ष। ओके, सबसे पहली चीज ऋग्वैदिक काल। पहले बता दीजिए कि हमारा 1500 से लेके 1000 तक ये जाएगा। क्या हुआ, तो इसको हम वैदिक एज के रूप में मानते हैं। दूसरी चीज, यहाँ की राजनीतिक, धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति ये बिल्कुल चित्रण मिलता है, यानी कि बिल्कुल अलग लेवल का मिलता है। ओके, दूसरी चीज, अब हम आते हैं इनके प्रमुख कारणों पे कि क्या कारण था, किस वजह से हम इसको आदर्श मानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे सामाजिक दृष्टिकोण से। सामाजिक दृष्टिकोण में दो चीजें हम देखते हैं, एक महिला की स्थिति और दूसरा हमारा समाज में वर्ण व्यवस्था। चूंकि अभी तक जाति व्यवस्था बनी नहीं है, इसलिए हम वर्ण व्यवस्था को लेके चलेंगे। जाति व्यवस्था धीरे धीरे बाद में इमर्ज होगा महाजनपद के टाइम पीरियड पे, तो हम वहां पे जाति भी इंक्लूड करेंगे, बट अभी के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वर्ण है। महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्यों अच्छा माना जाता है, आप ये तब समझ सकते हो जब महिला पुरुष के साथ साथ काम कर सके। आज हमारी महिलाओं की स्थिति अच्छी क्यों मानी जाती है, क्योंकि कंपनी में महिला भी काम करती है और पुरुष भी काम करते हैं, दोनों साथ में काम करते हैं। आपके बगल में भी कोई महिला काम कर रही होगी अगर आप काम करते होंगे तो। बात समझ में आ रही है, यानी कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। हमें क्यों पता चला, क्योंकि 3 प्रकार की असेंबली हुआ करती थी। कौन कौन सी सर, एक सभा है, एक समिति है और एक विधत है। सभा, समिति और विधत। सभा में भी फीमेल होती थी, विधत में भी फीमेल होती थी, और इससे समझ में आता है कि हमारी महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। इसके अलावा महिलाओं को पढ़ने का भी अधिकार था, इसके अलावा महिलाओं को वाद विवाद करने का भी अधिकार था। दैट मीन्स उनकी सामाजिक दृष्टिकोण में बहुत ही बेहतरीन था। वर्ण व्यवस्था पे आते हैं। सो वर्ण व्यवस्था के लिए 2 चीजें याद रखिएगा कि क्या वर्ण व्यवस्था था, सो ऑफकोर्स था। क्या जटिल था, सो नहीं। वर्ण व्यवस्था सिंपल सी समझिएगा, यहां वर्ण का मतलब है रंग से, यानी आपकी कैसी रंग है, कैसी आपकी कलर है, कलर के बेसिस पे आपको वर्ण में डिसाइड किया गया। दूसरी चीज, आपके कार्य के बेसिस पे, आप जो भी कार्य करोगे वैसा वर्ण आपका बन जाएगा। यानी कि आज के सिचुएशन देखो तो अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण ही बनेगा सर। आप अगर मान के चलो वैश्य हो तो वैश्य का बेटा वैश्य ही बनेगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। सपोज एग्जांपल देता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना, समझ में आ रहा है? ओके, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, तो मैं कौन सा हो गया, ब्राह्मण। सपोज मेरा भाई आर्मी ऑफिसर है ना, सो ये क्या हो जाएगा, क्षत्रिय, क्योंकि ये बचा रहा है दुनिया को या भारत को, है ना, प्रोटेक्ट कर रहा है, क्षत्रिय है। मान लो मेरे पापा बिजनेसमैन है, तो ये क्या हो जाएंगे, वैश्य। और मेरी मम्मी होम मेकर है या हाउस वाइफ है, तो ये क्या हो जाएगी, शूद्र। इज इट क्लियर? यानी कि जो वर्ण व्यवस्था है वो बिल्कुल रिजिड नहीं है, कठोर नहीं है, यानी कि वर्ण व्यवस्था कैसा है, लचीलापन। बात समझ में आ रही है? आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सामाजिक स्थिति में वर्ण व्यवस्था देख लिए, स्त्री की सम्मानजनक स्थिति। अगर ये 2 पॉइंट लिख देते हो, इतना आपके लिए इनफ होता है इस पॉइंट में। आगे हम देखते हैं समानता का भाव। तो सब लोग समान थे, क्यों? क्योंकि पुरुष के साथ साथ महिला भी काम कर रही है। कोई भी जाति व्यवस्था नहीं था। जब जाति नहीं है तो सब लोग क्या हैं, बराबर हैं। इसीलिए इसको हम क्या मानते हैं कि ये हमारा एक मूल रूप से देखो तो इसको हम बेसिक मान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आज से तुलना करते हैं। इज इट क्लियर? धार्मिक स्थिति देखोगे तो यहाँ पे धर्म जो है इसका पालन हो रहा है। धार्मिक स्थिति में थोड़ी सी कमियां देखने को मिलती है। ये धार्मिक स्थिति में एक आपको रीत मिलेगा। रीत का मतलब बेसिकली परंपरा होती है, परंपरा प्रतिष्ठा, है ना, आपको नहीं बोलना है, ठीक है। तो ये परंपरा जो है उसके बेसिस पे धर्म चलती थी। सारे को रीत को मानना होता था, नैतिक व्यवस्था के आधार पे ये रीत बनाया जाता था। पूजा की बात करो सो, है ना, आपके क्लासमेट्स की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे प्रेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पूजा की बात करो तो यहाँ पे पुरुष भगवान की भी पूजा होती थी, यानी मेल डेटीज, और फीमेल डेटीज की भी पूजा होती थी। साथ ही साथ प्रकृति की भी पूजा देखने को मिलता है ना। प्रकृति में नदियां हो गई, पहाड़ हो गए, वर्षा हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि बारिश नहीं हो रही है,
है ना। बारिश कौन कराता है? इंद्र भगवान, ठीक है, इनकी पूजा कर रहे हैं। आग, है ना, अग्नि की पूजा कर रहे हैं। सोमरस समझते हो? हाँ, वही महुआ दारू, ठीक है, सोमरस की पूजा कर रहे हैं। वाई? क्योंकि आपको लड़ाई लड़ने हैं, और जब आपको लड़ाई लड़ने हैं तो भैया चाहिए आपको ताकत, और ताकत तभी मिलता है जब अंदर जाता है। बात समझ में आ रही है? तो अंदर गया, ताकत मिली, यानी ये आपका भगवान सोमरस की पूजा हो रही है। यानी कि ये सारे लोग प्रकृति पूजा और सहिष्णुता रखते थे आपस में। ये पॉइंट आप लिख लो। कौन कौन से भगवान थे? अग्नि, वायु, सूर्य, इंद्र, ये देवताओं की पूजा करते थे। आज इन देवताओं में हम सिर्फ और सिर्फ सूर्य भगवान को और वायु देवता को थोड़ा बहुत, है ना, नहीं तो बाकी किसी की भी अब पूजा नहीं होती। दूसरी चीज, अहिंसा और संतुलित जीवन इनका होता था। युद्ध आवश्यक होने पर ही लड़ते थे, ऐसा नहीं कि सबसे मारपीट कर लिए, ठीक है। तो ये युद्ध करते तो थे, लेकिन बेसिकली जब रिक्वायरमेंट पड़े तब। ओके नाउ, राजनीतिक व्यवस्था में आपको बता दिया, सभा होती थी, समिति होती थी, और इन सब में महिलाओं की भी भागीदारिता होती थी। छोटा फॉर्म बोलो तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाते थे। आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं, ठीक है, पहले की लोकतांत्रिक व्यवस्था। इसके अलावा आर्थिक दृष्टिकोण देखो तो इनका मेन काम था सर कृषि। आप दो हिस्सों में बांट के पढ़ोगे, एक आपका है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। इनके बीच में एक महत्वपूर्ण डेट याद रखना है, 1000 BC। 1000 BC में लोहे की खोज होती है, और लोहे की खोज की वजह से इनका जो काम है वो शिफ्ट हो जाता है। पहले इनका मुख्य काम था पशुपालन और थोड़ा छोटा काम था कृषि, लेकिन चूंकि लोहे की खोज हो चुकी है इसलिए अब यहाँ का मुख्य काम हो गया कृषि और छोटा काम हो गया पशुपालन। बात समझ में आ रही है? तो कृषि यहाँ का मुख्य काम था आपके उत्तर वैदिक काल का। ओके, सो मुख्यतः यहाँ का जो समाज था वो कृषक था, जिसमें आत्मनिर्भरता और श्रम की गरिमा को महत्व दिया गया है। ये पॉइंट आप लिख सकते हो। पशुपालन भी होती थी, शुरुआत में तो सबसे ज़्यादा पशुपालन ही होती थी। इवन ऋग्वेद में इन लोगों ने लिख के भी रखा है कि एक पनी करके एक ट्राइब्स है जो कि पशु चोर है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप जोड़ सकते हो। ओके नाउ, शैक्षिक में भी इनका बहुत अच्छा रुझान था। कई औरतें भी यहाँ पे शैक्षिक में भाग लेती थी। इसके अलावा ये वेद, गणित, खगोल और दर्शन जैसे सब्जेक्ट्स पे बात किया करते थे। हालांकि यहाँ पे अभी तक वेदों का लिखित फॉर्म हमें नहीं मिला है। याद रखिएगा, वेद जो है वो श्रुति फॉर्म में है। श्रुति का मतलब होता है सुनना। ऐसा माना जाता है कि पुरोहित मेडिटेशन के थ्रू भगवान से कनेक्ट हुए। भगवान से कनेक्ट होने के बाद बेसिकली उन्होंने वेद का नॉलेज लिया, मेमोराइज किया, याद किया और आगे उसको फैलाने लगे। शिक्षा होती थी गुरुकुल व्यवस्था से। तो ये चीज़ें आप अगर लिखोगे तो बेसिकली आपको 8 मार्क्स में ये नंबर देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर? सो बेसिकली निष्कर्ष आपको लिखना है 2 से 3 लाइन में। निष्कर्ष क्या लिख सकते हो? देखो, ऋग्वैदिक समाज को आदर्श समाज की संज्ञा देना उचित है। आप क्या सोचते हो? मैंने बोला था ना, आपकी फीलिंग्स क्या है इस टॉपिक को लेके, आप क्या बोलना चाह रहे हो, यही है आपका निष्कर्ष। कि अल्टीमेट आपने सब कुछ बता दिया, आपकी राय जाननी है सर मुझे, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि संज्ञा देना उचित है। अब बताओ क्यों? आपके घर की खेती तो है नहीं कि बस मैं बोल दिया मेरा मन है ना, तेरा भाई फैजल बोल दिया तो बोल दिया, ऐसा नहीं होता सर। आपको बताना पड़ेगा कि क्यों। क्योंकि यह समाज न केवल नैतिक और सामाजिक संतुलन का प्रतीक था, बल्कि उसमें क्या था? लोकतांत्रिक। कैसे लोकतांत्रिक था? तो आप जब कोर्स करते हो तो आपको पता है कि यह बटा हुआ था गण संघ में। व्हाट इज गण संघ? सो पहले मैं आज का डेफिनेशन बताता हूं। गण का मतलब होता है सर रिपब्लिक। हाँ, वही 26 जनवरी वाला बुनिया खाते हो ना, वही वाला। बट ओरिजिनल यहाँ पे उसका मतलब अलग था। संघ का मतलब आज होता है यूनियन, मिलजुल कर रहना, है ना। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है, लेकिन इसका डिफरेंट मीनिंग है। कई लोग मिल के शासन करते थे, जैसे 5, 10, 15 लोग मिलके व्यवस्था बनाते थे, इसको गण संघ बोलते हैं। तो पुराने जमाने का लोकतंत्र यहाँ पे अपनाया जाता था। ऑब्वियस सी बात है, आज का नहीं,
ठीक है। इसके अलावा सहिष्णु और समावेशी सोच की झलक मिलती है, यद्यपि बाद में वर्ण व्यवस्था कठोर और स्त्रियों की स्थिति निम्न होती गई। लेटर वैदिक एज में मैं आपको बताऊंगा कि औरतों को सभा से निकाल दिया गया, विधत पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। हाँ, यहाँ पे भी महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, लेकिन स्थिति खराब होने लगी। लेटर वैदिक एज आते आते तक वर्ण व्यवस्था जो है, अभी जो मैं आपको बताया था काम के हिसाब से, अब वहाँ पे जन्म के बेसिस पे होता था। यानी अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरा बेटा ब्राह्मण होगा, अगर मैं शूद्र हूँ तो मेरा पुत्र भी शूद्र वर्ण से ही होगा। इज इट क्लियर? सो ये आपको अपना राय देना है, इसमें आप पॉजिटिव भी दोगे, निगेटिव भी दोगे। अगर आप इस तरीके से आंसर लिखे हो सो आपको नंबर जरूर मिलेगा और बेहतरीन नंबर मिलेगा। बस समझ में आ रही है? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ये है 15वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट सीरीज में भी दिया होगा था। अगर आप प्रीमियर एकेडमी के टेस्ट सीरीज जो कि फ्री में हम चला रहे थे, ऑफ कोर्स, अगर आप देखे होगे तो सूफीवाद के लोकप्रियता के कारणों का परीक्षण करना, सूफीवाद से टॉपिक ये दिया था वह आपके एग्जाम में। ठीक है, सो थोड़ा सा आपको टीचर पे भरोसा करके और आंसर लिखना होता है। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है, भारत में सूफीवाद के लोकप्रियता के कारणों का। सिंपल सी बात है, दो चीजें समझिएगा। शुरुआत में हर धर्म जो होता है वो कुछ न कुछ रूढ़िवादी लेके चलता है। जैसे मैं आपको बताऊं हिंदू धर्म की, सो पहली बात कि हिंदू धर्म कोई ऐसा धर्म है नहीं, है ना। आज हम हिंदू धर्म को हिंदू धर्म मानते हैं, बट इन रियलिटी ऐसा कोई धर्म नहीं होता। हिंदू जो वर्ड है वो निकला है सिंधु से। सिंधु का मतलब होता है कि ये सिंधु नदी है, और बेसिकली सिंधु नदी के अगल बगल रहने वाले लोगों को हम हिंदू बोलते थे। ठीक है, आज भले ही हम ये इसको धर्म मान रहे हैं, बट याद रखिएगा ये धर्म की शुरुआत होती है वैदिक धर्म से। चूंकि वैदिक धर्म में ब्राह्मणों की बहुत ज़्यादा वर्चस्व था, इसीलिए इसको हम ब्राह्मण धर्म भी बोलते हैं। ठीक है, बाद में यही ब्राह्मण धर्म सनातनी धर्म कहलाया, सनातन धर्म। और चूंकि सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ थी, बहुत ज़्यादा बलि, रिचुअल, सैक्रिफाइसेस था, इसलिए इसमें हमने बदलाव किया और एक लास्ट चैप्टर जोड़ दिया जिसको बोलते हैं उपनिषद। और बेसिकली नाउ वी आर फॉलोअर ऑफ उपनिषदिक हिंदू। दैट मीन्स हम अब उपनिषदिक हिंदू को फॉलो करते हैं, जिसमें भक्ति है, भावना है। इसमें क्या था सर? बलि था। आज आप देखते होंगे कि हम बलि बहुत रेयर देते हैं, बलि हमारे में नहीं चढ़ता। हम सिर्फ भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ते हैं कि भैया सब कुछ ठीक कर देना, है ना, IAS ऑफिसर बनवा देना, SDM बनवा देना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनवा दो। ठीक है, सो ये आपका धर्म शुरुआत में ये भी ऑर्थोडॉक्स था, रूढ़िवादी था, बाद में बदलाव हुआ। सारे धर्मों में यही बदलाव होता है। इस्लाम धर्म में भी कुछ रूढ़िवादिता थी जिसको बदलाव की जरूरत थी, और यही बदलाव आपकी कहलाती है सूफीवाद। इज इट क्लियर? ओके, तो सबसे पहली चीज कि सूफीवाद क्या है ये मैंने आपको समझा दिया। ये एक इस्लाम का, है ना, कि एक रहस्यवादी शाखा है जो क्या डाला? प्रेम, भक्ति, सहिष्णुता और ईश्वर से एकात्मकता पर बल देता है। पहले इस्लाम धर्म में भी रूढ़िवादिता थी, बाद में बदलाव हुआ। बदलाव कैसे हुआ? तो ये है सूफीवाद। ठीक है, सूफिज्म। इज इट क्लियर? ओके, नाउ 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक भारत में सूफी मत का प्रभाव व्यापक रूप से फैल गया। लोग इसमें बदलाव चाहने लगे, है ना। कब के बीच? 12वीं से 16। ये सर हम प्रस्तावना लिख रहे हैं, किसके बारे में? सूफीवाद के बारे में। इज इट क्लियर? ओके, यह न केवल धार्मिक आंदोलन था बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक प्रमुख। तो ये आपका 3 लाइन हो गया इंट्रोडक्शन, है ना। आपको मिल गया सर यहीं पे 1.5 मार्क्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन में नंबर मिलेंगे। अब मेन बॉडी पे आ जाओ कि लोकप्रियता के प्रमुख कारण, क्योंकि पूछा क्या है? लोकप्रियता के कारण। तो मेन ये है। ठीक है, चलिए 5 मार्क्स यहाँ। क्या बोल रहा है? सूफीवादी विचारधारा की उदारता और समावेशिता। ये बिल्कुल उदार मन से सोचता है। ऐसा नहीं है कि मैं रूढ़िवादी बन जाऊं, ऐसा नहीं है कि मैं कट्टरपंथी में आ जाऊं, कि मैं कट्टर इस्लाम या कट्टर हिंदू बन जाऊं। मुझे क्या है? अपने माइंड को लिबरल रखना है, अपने माइंड को ऑर्थोडॉक्स बनने से रोकना है,
अपने माइंड को मुझे उदारवाद बनाना है। ठीक है, क्या सूफी संतों ने धर्म, जाति और भाषा की सीमाओं को पार करते हुए प्रेम, भाईचारा और मानवता को संदेश दिया। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म में हमने बलि को खत्म किया, भक्ति को डाला, वहीं सेम इन लोगों ने भी जातीय धर्म को खत्म किया, प्रेम, भाईचारा और मानवता को डाला। जस्ट वन डेफिनेशन। उनका दृष्टिकोण कट्टरपंथी से मुक्त था, जो भारत जैसी विविधता भरे समाज के लिए उपयुक्त। अगर आप कट्टरपंथी हो तो आप रूढ़िवादी हो। इसको भर के आपको कहीं पे कुछ नहीं मिलने वाला, इसको खत्म करो, आगे बढ़ो। भक्ति आंदोलन की क्या समानता थी, इसको भी देखते हैं। ठीक है, सूफीवाद और भक्ति आंदोलन दोनों ही धर्म के बाहरी आडंबरों के विरुद्ध थे और आंतरिक भक्ति पर बल देते थे। यानी आपको दिखावा नहीं करना है। आज हम वही करते हैं ना, मंदिर जाते हैं, है ना, ब्राह्मण आया 500 का नोट निकाल के दे देते हैं। ब्राह्मण भी लाइक इतने मंत्र पढ़ता है कि भैया हो गया। अब हमको लगता है हमारा पूजा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि भैया वो 500 का मंत्र था, हमारे पास तो 10 रुपए थे, हमने तो 10 रुपए दिया था, हमारे में बस एक ही मंत्र, ओम मंगलम भगवान विष्णु, हो गया, हो गई हमारी शादी। ठीक है, सो बेसिकली इसको दिखावेपंती नहीं करना, अंदर से भावना आनी चाहिए और वो भावना के साथ साथ आप क्या करोगे, पूजा पाठ करोगे। यही चेंजेस की गए। जो आडंबर है ना, इसके विरुद्ध। और इसके मेन कार्यकर्ता कौन थे? तो कबीरदास, रविदास और अन्य संत जो सूफी विचारधारा से काफ़ी साम्य था, है ना। इनके मतलब मेन अगर देखा जाए तो इन्हीं से इंस्पायर होकर सूफीज़म चालू हुआ था। ये चीज़ें आपको याद रखना है। इन्होंने कौन कौन से लैंग्वेज में काम किया तो ये भी आप लिख दो। फारसी में, उर्दू, पंजाबी, अवधी, ब्रज, ये सारे भाषा में, ताकि भारत के लगभग सारे जगहों पे ये क्या हो जाए, स्प्रेड हो पाए। और जब सबको पता चलेगा तब जाके इसमें डेवलपमेंट हो पाएगी, सुधार हो पाएगा। इज इट क्लियर? ओके। नाउ दरगाह संस्कृति और चमत्कारों की लोक विश्वास में भूमिका। दरगाह समझते हो, है ना, जैसे हमारा मंदिर वगैरह, जैसे हम अपना मत्था टेकने जाते हैं, सेम उसी तरीके से इस्लाम धर्म में दरगाह बोलते हैं। प्रमुख सूफी संतों जैसे ख्वाजा मोइजुद्दीन चिश्ती, है ना, अजमेर में, निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में, ये तो बहुत फेमस भी है। ठीक है, और सलीम चिश्ती फतेहपुर सिकरी, ये महत्वपूर्ण दरगाह है जहाँ पे लोगों के जाने के सपने होते हैं। और यहीं पे बेसिकली सांस्कृतिक मिलन केंद्र बन गया कि आप आइए, हमसे मिलिए, और हमारी जो सोच है सूफीज़म को लेके, इस्लाम धर्म के बदलाव को लेके, वो यहाँ से शुरू होगी। तो ये तीनों नाम आपको लिखने हैं, एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि महत्वपूर्ण फेमस दरगाह है। ओके। नाउ समाज सुधारक दृष्टिकोण क्या था कि हमें ऊंच नीच नहीं देखना, है ना, हमें जातिवाद नहीं देखना, और हमें धार्मिक कट्टरता का विरोध करना है। ऊंच नीच देखोगे तो हो गया कट्टरपंथी, जातिवाद देखोगे हो गई कट्टरपंथी। जातिवाद क्या होता है ये बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको, कभी आना क्लास। ठीक है, कैसे जाति बना, कैसे ओरिजिन हुआ जाति का, बहुत डिटेल टॉपिक है। ओके, अभी के लिए समझिए कि इन सब को विरोध करने का काम किया इनके समाज सुधारकों ने, है ना। इन सब समाज सुधारक के बाद फाइनली हमारा 18वीं सदी में मॉडर्न इंडिया में आप देखते हो कि पूरे धर्मों का समाज सुधारण हुआ। खासकर हिंदू धर्म यहाँ पे ज़्यादा विकसित हुआ। हमने सती हटाया, हमने विधवा पुनर्विवाह को शुरू किया। तो इन सारी चीज़ों को डेवलपमेंट इस टाइम पीरियड पे हुई। ओके। नाउ राजनीतिक संरक्षण कैसे मिला? तो भैया आप कुछ भी कर लो, धर्म पे बोलो, लेकिन जब तक आपके साथ कोई राजनेता नहीं है तब तक समझ के चलना कि आपका काम नहीं होने वाला। आज सोचो कि कोई हिंदू धर्म के खिलाफ बोले, क्या बोल पाएगा? क्या नहीं, क्योंकि मोदी जी, अमित शाह, ये जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, जब तक आपको सपोर्ट ना करे आप किसी भी धर्म में रिवाइव नहीं कर सकते। इनका काम इसलिए हो पाया क्योंकि अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, ये सब संतों से क्या थे, जुड़े हुए थे और उनका सपोर्ट करते थे। ठीक है, सो ये बेसिकली निष्कर्ष में क्या लिखोगे सर कि भारत में सूफीवाद की लोकप्रियता का मूल कारण उसकी धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक समावेशिता और लोक भाषाओं में आध्यात्मिक अभिव्यक्ति था। एक ही लाइन में आपने पूरा बता दिया। अभी तक जितना मैं बकबक किया उन सब को एक ही लाइन में आपने डिस्क्राइब कर दिया।
सूफी संतों ने एक ऐसा समन्वयी धार्मिक और सांस्कृतिक मंच की स्थापना की जिसने भारत के बहुलतावादी समाज में सौहार्द और एकता को मजबूत किया। आज भी सूफी दरगाहें इसकी जीवंतता और स्वीकार्यता का प्रतीक है। आज भी जो हमने 3 दरगाह देखा, आज भी वहाँ पे लोग जाते हैं, आज भी मत्था टेकते हैं, आज भी भावना वैसे ही बनी है। तो ये आपका निष्कर्ष। यहाँ पे आपको 7 मार्क्स है ना, 6.5 मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, 8 मार्क्स नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलता। अरे कौन सा 100% लाना है, इतने मार्क्स मिलेंगे अगर ये सारे पर्सपेक्टिव से लिखे तो। हर क्वेश्चन में आपको उसकी पॉलिटी, उसकी इकोनॉमी, उसकी सोसाइटी, उसके रिलीजन, ये चारों पर्सपेक्टिव को कवर करना है। जैसे ही ये चारों पर्सपेक्टिव कवर हुआ, आपका आंसर हो जाता है मल्टी डायमेंशनल। और जैसे ही मल्टी डायमेंशनल हुआ, यानी कि आप सर लिख रहे हो। अब बात समझ में आ रही है? ओके, चलिए ये 16वां क्वेश्चन को आप पढ़िए जल्दी से। क्या है? तो बोल रहा है शुंगकालीन भारतीय संस्कृति की विवेचना करिए। शुंगकालीन भारतीय संस्कृति की विवेचना करना है। शुंग कौन था सर? सो बेसिकली थोड़ा सा समझिएगा, ये है मौर्य आपका। बेसिकली मौर्य की शुरुआत होती है 321 BC में। सबसे पहला शासक होता है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, उसके बाद अशोका। अशोका की मृत्यु होती है 232 BC में। इसके बाद बहुत सारे शासक आते हैं, लेकिन अंतिम शासक होता है कौन? आपका बृहद्रथ। और इसकी मृत्यु, इसकी हत्या कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग। और यह एक ब्राह्मण शासक था, ब्राह्मण सेनापति था। इसी ने शुंग डायनेस्टी की स्थापना की। और आप देखोगे तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन फॉलोअर है, बिंदुसार जो है वो आजीवक फॉलोअर है, और अशोक जो है वो शुरुआत में आजीवक फॉलोअर था, बाद में इसने भी बौद्ध धर्म को अपनाया। और जैसे ही बौद्ध धर्म को अपनाया, भैया हो गए तीनों धर्म। ये तीनों धर्म की शुरुआत हुई, ये तीनों धर्म विकास हुआ, डेवलपमेंट हुई। बुद्ध अशोक के टाइम पीरियड पे पूरे दुनिया में फैला, भारत से बाहर गया, सेंट्रल एशिया गया, श्रीलंका गया, आपका इधर अलग अलग देशों में गया। बात समझ में आ रही है? लेकिन भैया अब इस टाइम पीरियड से हिंदू धर्म गायब था। अब हिंदू धर्म गायब था, समाज में डेवलपमेंट कैसे होगी? तो पहला शासक आया पुष्यमित्र शुंग, ब्राह्मण शासक। अब ये दिखाएगा कि चेंजेस कैसे होती है, क्या बदलाव हुआ संस्कृति में। ठीक है, क्योंकि ये इतने सालों बाद अश्वमेध यज्ञ करेगा, वाजपेय यज्ञ करेगा, राजसूय यज्ञ करेगा। ठीक है, अब ये डेवलपमेंट लाएगा, हिंदू धर्म को डेवलप करेगा, उसको फैलाएगा, तब जाके हिंदू धर्म रिवाइव होगी। इज इट क्लियर? ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे हम लिखेंगे। तो सबसे पहली शुंग, एक हमारे पास कीवर्ड मिल गया। दूसरा भारतीय संस्कृति, 2 कीवर्ड। सर प्रस्तावना में बता दो कि आपने समझ लिया कौन है शुंग। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके की, 185 BC। बता दिया आपने, हो गया आधा नंबर। ठीक है, ओके। यह वंश लगभग 75 वर्षों तक शासन में रहा और भारत के मध्य, पूर्वी और कुछ दक्षिण भागों पर नियंत्रण। बस 2 लाइन, आप बस इतना बताना है कि सर इसको और इसको आप जानते हो। ठीक है, शुंग पूछा है, शुंग हम जानते हैं, यही बताना है प्रस्तावना में। अगर ये बता दिए तो हो गया यहाँ आपका काम कमा। अब आते हैं कि भैया क्या है इसकी संस्कृति में बदलाव, ऐसा क्या खता किया जो तुम बदल गए। ठीक है, ओके, चलिए तो सबसे पहला बात करते हैं धर्म और दर्शन के लिए। तो ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। क्यों? क्योंकि शुंग भी एक ब्राह्मण था। जब ब्राह्मण था, डेवलपमेंट होगी। क्लियर है? ओके। वैदिक परंपराओं को पुनर्जीवित किया। वैदिक धर्म खत्म हो गया था, लेकिन इसने फिर से शुरुआत की, अश्वमेध यज्ञ किया। ठीक है, ये सारे यज्ञ अनुष्ठान आयोजित किया। ब्राह्मणों की विशेष संरक्षण प्रदान हुआ, है ना। शुंग भी, पुष्यमित्र शुंग भी ब्राह्मण था, ब्राह्मणों का संरक्षण मिला। जब मिला तो ये धर्म बढ़ा।
बौद्ध धर्म पर प्रभाव क्या पड़ा? तो कुछ बौद्ध ग्रंथ जैसे दिव्य वादन बोलते हैं किसने बौद्धों का दमन किया, इसने बौद्ध स्तूपों को खत्म किया, बट ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इसी के टाइम पीरियड पे भरहुत स्तूप बनाया गया है ना। कला और संस्कृति में हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसी के टाइम पीरियड पे भरहुत स्तूप को बनाया, यानी कि रिवाइवल, इसका ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ा। हाँ, प्रोटेक्शन नहीं मिला, ठीक है, जितना इसको मिला ब्राह्मण धर्म को या हिंदू धर्म को उतना इसको नहीं मिला। वाई आई एम सेइंग ब्राह्मण धर्म? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि ब्राह्मण धर्म से ही शुरुआत होती है, हिंदू धर्म तो हम आज बोलते हैं, ठीक है। कला और स्थापत्य में क्या हुआ? भरहुत और सांची स्तूप बनाया, भरहुत सांची भी बना, दोनों की डेवलपमेंट हुई, इसी के टाइम पीरियड पे बढ़ावा मिला, ठीक है। भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश, रेलिंग और तोरण में बौद्ध जातक गाथाओं के दृश्य अंकित किए, ठीक है। इसके अलावा मथुरा कला प्रारंभिक विकास हुआ इसी के टाइम पीरियड पे। मूर्ति कला में धर्म और लोक विषयों का सुंदर समन्वय हुआ, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट हुई बौद्ध धर्म में, हिंदू में नहीं, बौद्ध धर्म में, ठीक है। तो हम कौन सा हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं? हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है? भारतीय संस्कृति। हमने ये थोड़ी बोला कि हिंदू धर्म, संस्कृति में क्या डेवलपमेंट हुई, तो हिंदू में ये, बौद्ध में ये। अब देखते हैं आपका आगे साहित्य और शिक्षा में क्या हुआ? तो संस्कृत भाषा का विकास हुआ। पाणिनि जो है, पाणिनि ने एक बुक लिखा है अष्टाध्यायी, ठीक है। और इसके अलावा पतंजलि ने भी एक बुक लिखा है, पतंजलि का अभिभाष्य, अभिभाष्य। ये दोनों ग्रामर बुक है। ग्रामर बुक किसका? संस्कृत का, इसी के समय काल में लिखा है, यानी कि पाणिनि और पतंजलि व्याकरणाचार्य यहीं के समय के हैं। बात समझ में आ रही है? यानी साहित्य और शिक्षा में भी डेवलपमेंट हुई। और क्या क्या हुआ धार्मिक साहित्य में? तो स्मृति शास्त्र, धर्मशास्त्र, धर्म स्मृति, धर्म साहित्य, ये तीनों की डेवलपमेंट इसी समय हुई। महाभारत भी इसी समय रचना हुई, धर्मसूत्र, स्मृति ग्रंथ इसी समय लिखे गए। हिंदू धर्म में 4 आप नाम सुने होंगे हमेशा सर, पहला वेद, दूसरा धर्मशास्त्र, धर्मश्रुति, धर्म स्मृति, ठीक है। ये आपके महत्वपूर्ण साहित्य। ओके, सामाजिक में वर्ण व्यवस्था का पुनर्गठन। वर्ण व्यवस्था अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कठोर हो गया, ठीक है। तो ये हमारे लिए कमजोरी है, थोड़ा सा हमारा नुकसान हुआ है वर्ण व्यवस्था आगे। स्त्री की स्थिति, महिलाओं की सहभागिता सीमित ही रही, परंतु कला में उनकी भूमिका व्यापक रही। जैसे मूर्तियों में विभिन्न भूमिकाओं में स्त्रियां अंकित है, यानी थोड़ी कमजोर तो हुई है लेकिन अभी भी है, कला और संस्कृति में अभी भी रोल निभा रहे हैं, ठीक है। लोक संस्कृति और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां, संगीत, नृत्य, शिल्प की परंपराएं विकसित हुई। तो यानी कि ये सोसाइटी में डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? ग्रामीण जीवन, पशुपालन और कृषि आधारित उत्सवों का चित्रण कला में भी देखने को हमें मिलता है। तो ये सारा आपका जो क्वेश्चन है वो कला और संस्कृति। निष्कर्ष क्या लिखेंगे सर? शुंग काल एक ऐसा संक्रमण काल था जिसमें मौर्यकालीन भव्यता के पश्चात भारतीय संस्कृति ने स्थानीय स्वरूपों और पारंपरिक मूल्यों के साथ नया आकार ग्रहण किया। एक ही लाइन में पूरा आपने समरी बता दिया कि आप क्या बताए हो ऊपर। एग्जामिनर को इसको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि आप क्या क्या बातें किए होंगे। बात समझ में आ रही है? ओके। धर्म, कला, साहित्य, समाज में विविधतापूर्ण विकास इसी समय में हुआ। विशेषतः कुषाण और गुप्त काल की सांस्कृतिक नींव रखी। आप देखोगे कि कुषाण काल में बहुत डेवलपमेंट हुआ है कला और संस्कृति में। गुप्ता पीरियड में हम मूर्ति कला शुरुआत करते हैं, मंदिर कला, मंदिर वास्तुकला यहीं से शुरू हुई। कुषाण में मूर्ति कला शुरुआत होती है और बहुत ज़्यादा लेवल पे होती है, यहीं से शुरुआत। यानी इसने नींव रखा डेवलपमेंट की। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका हम शुरू किए प्रस्तावना के साथ, ठीक है। ये आपका प्रस्तावना, ये आपने बॉडी लिखा, यानी कि जो जो इसमें चाहिए था, और फाइनली आपने कंक्लूड कर दिया कंक्लूजन के साथ। इज इट क्लियर? नाउ अब बारी आती है 15 मार्क्स के क्वेश्चन की। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन अब आपको दिलाएगा, ठीक है।
175 वर्ड में इसको लिखने हैं। सेम वही प्रस्तावना, बॉडी, कंक्लूजन, निष्कर्ष, ठीक है, इसी में हम बांटेंगे। क्वेश्चन क्या है, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन करें, उसे भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता है? दो डाउट, दो की पॉइंट क्या है, एक समुद्रगुप्त और दूसरा भारत का नेपोलियन यानी नेपोलियन। आपको समझ में आया कि नहीं, ये हम इसमें समझेंगे। कैसे, समझिए। समुद्रगुप्त वंश का दूसरा और सबसे प्रतिभाशाली शासक था। कब कब? 335 से लेके 375 तक। बात समझ में आ रही है? यानी समुद्रगुप्त के बारे में आपने एक लाइन बता दिया, ठीक है। इसके अलावा उसकी विजय यात्रा इतनी व्यापक और सफल रही कि अंग्रेज इतिहासकार वी.ए. स्मिथ, आपको यह भी बताना है कि किसने बोला भारतीय नेपोलियन। सो भैया वी.ए. स्मिथ साहब ने उन्हें भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी। समुद्रगुप्त की विजय का कारण क्या है, अब आते हैं। यह है आपका इंट्रोडक्शन। आपने दोनों को कवर किया, समुद्रगुप्त को और भारतीय नेपोलियन को। ऐसे लिखना होता है प्रस्तावना। अगर ये लिख दिए हो गया कमाल, ठीक है। ओके सर, नाउ अब आते हैं इसके एक्चुअल रीजन पे कि क्या रीजन था, क्यों वी.ए. स्मिथ को ये बोलना पड़ा कि तुसी ग्रेट हो, तुसी भारत के नेपोलियन हो। एक्चुअली बताऊं, नेपोलियन बाद में आया था, तो नेपोलियन को, है ना, नेपोलियन को बोलना चाहिए था समुद्रगुप्त, लेकिन यहाँ भाई साहब उल्टा बोल दिया। अरे अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों को तो चुल मचे रहती है। आओ कभी भारत में बताते हैं, ठीक है। चलिए, सो बेसिकली समुद्रगुप्त की विजयों का क्या क्या विजय हुआ, इसके बारे में जो विवरण है वो हमें प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में जो है उनसे मिलता है। हरिसेन ने संस्कृत में लिखा था उसको, ठीक है। तो कवि कौन है, राइटर कौन है, हरिसेन। ओके, क्या क्या मिलता है कि उत्तर भारत में विजय प्राप्त किया, उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराया और अपने राज्य में मिला लिया। यानी पूरे उत्तर भारत का ये क्या था, राजा था, ठीक है। प्रमुख प्रजाति के राज्य, ये लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, क्योंकि किसी को याद नहीं होता इतना, ठीक है। बस इतना लिख देना कि उत्तर भारत का प्रसिद्ध शासक था। दक्षिण भारत में भी विजय किया, 12 दक्षिणी भारत राज्यों को हराया। लेकिन एक चीज जोड़िएगा कि ये कभी भी उनको कंट्रोल में नहीं रखा, उनको तुरंत स्वतंत्र कर दिया। उनको हराया तो, लेकिन उन पे कभी अपना कंट्रोल नहीं बनाया। इसीलिए आप देखोगे कि समुद्रगुप्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया का ही शासक बन के रह गया, वो दक्षिण भारत का शासक नहीं बना। हराया, 12 शासकों के साथ उसकी लड़ाई हुई, जीत भी मिली, लेकिन कभी वो वहाँ पे सत्ता पे नहीं गया। बात समझ में आ रही है? ओके। विभिन्न सीमावर्ती राज्यों और जनजातियों पर अधिकार क्या था, नेपाल के साथ युद्ध हुआ इसका, ठीक है। दावका, कामरूप, असम इत्यादि क्षेत्रों के साथ इसका, ठीक है, लड़ाई हुई थी और इसकी अधिकारिता स्वीकार। विदेशी राज्यों के साथ संबंध कैसा था, तो श्रीलंका के साथ अच्छा संबंध था। वहाँ का एक शासक है मेघवर्मन, और मेघवर्मन ने, ठीक है, इसके बोध गया में आप बुद्ध की एक संगति बनाने के लिए, है ना, बुद्ध की एक मीटिंग करने, मतलब बौद्ध संगति करने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजा हुआ था मेघवर्मन के थ्रू। हालांकि समुद्रगुप्त ने उसकी इजाज़त दे दी थी, तो ये भी आप समझोगे कि उसका विदेश में भी इतना ज़्यादा वर्चस्व था। अब दूसरा क्वेश्चन कि समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहने का कारण क्या था, क्या ऐसा कारण हुआ कि इसने ऐसा बोला, ठीक है। सो पहली, समुद्रगुप्त और नेपोलियन बोनापार्टे क्या है, अद्वितीय सैन्य नेतृत्व, यानी भारत के बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त किया, ये भी यूरोप के अधिकांश देशों को जीत लिया था। पहला सिमिलैरिटी। दूसरा, कूटनीतिक चतुराई, पराजित राजाओं को अधीन कर स्वतंत्र छोड़ा, उपग्रह राज्यों की राजनीति अपनाई। दोनों सेम काम किए, हराते थे छोड़ देते थे, ठीक है। नीति, युद्ध और संस्कृति में निपुण, युद्ध रणनीति में अद्वितीय, इसके जैसा कोई नहीं, दोनों समान। 30+ राज्य जीते, प्रशस्ति में वर्णित। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन जो लिखा है उसमें वर्णित है कि 30 से ज़्यादा राज्यों को जीत चुका था। यूरोपीय इतिहास में तेज अभियान, पूरे यूरोप को जीतने का काम किया था नेपोलियन बोनापार्टे। दोनों सिमिलर है, इसलिए वी.ए. स्मिथ ने क्या बोला, द नेपोलियन ऑफ इंडिया। किसको, समुद्रगुप्त को। बात समझ में आ रही है? निष्कर्ष क्या लिखोगे सर,
समुद्रगुप्त न केवल एक महान विजेता बल्कि एक राजनीतिक दूरदर्शी और सांस्कृतिक संरक्षक भी था। बात समझ में आ रही है? यानी दूरदर्शिता, दूर के चीज़ों को देखता, दूर की चीज़ों को सोचता था। इसके अलावा उसकी विजयों ने गुप्त साम्राज्य की नींव को इतना मजबूत किया कि इसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। आज भी आप देखोगे तो गुप्त काल को गोल्डन एज बोला जाता है, भारत का स्वर्ण युग। ये भी आपको बताना है। उसकी सैन्य सफलता, कूटनीति और उदारता उसे भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली सम्राटों में स्थान दिलाती है। तो ये रहा आपका इसके बारे में। इज इट क्लियर? आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल आएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि इतने बेहतरीन तरीके से हम आंसर लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि आप लिखे क्या हो। अगर गलती हो गई, कहाँ गलती हुई, कमेंट करके बताइएगा। विश्वास मानिए अगर आप अभी तक बैठे हो, क्योंकि हमें लगभग 1.5 घंटे के आसपास हो गया, उससे ज़्यादा ही हो गया। अगर अभी तक आप बैठे हो, विश्वास मानिए आपने सीखा है सर यहाँ से कुछ। ठीक है, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।